तो मैम आजकल कौन सी सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रही है और होम्योपैथिक में कैसे आप उनको कन्विंस करके इलाज करने की कोशिश करें? सर अभी 16 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत ट्रेंड देखे कि एक टाइम था जब हमने हाइपरटेंशन बहुत देखा। अभी जो मैं मैक्सिमम अपने प्रैक्टिस में देख रही हूँ इस डिप्रेशन एंड पीसीओडी। आजकल हार्ट अटैक बहुत लोगों में आ यस रहा है, यस। तो उसका क्या कारण है और क्या इलाज है होम्योपैथी? लोगों को फास्ट लाइफ पसंद आने लगी है। कुछ ऐसा अनुभव जो आपको बहुत टच किया हो? ऐसा तो बहुत बार हुआ है क्योंकि हमने लोगों के दुख दर्द बहुत नज़दीक से देख। कि होम्योपैथी को ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वाइट साबुदाने की लोग बहुत हल्के में लेते हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? वो जो साबूदाने की गोली है वो दवाई है ही नहीं, वो बस दवाई देने का माध्यम है। आजकल सबसे बहुत बड़ी बीमारी होती है कैंसर। कैंसर का इलाज होम्योपैथी में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय के सैनी है और आपका वीकेएस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने चिकित्सा सेवा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का मिशन बना, जिनका नाम है वैशाली अशोक भिड़े जी। एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक, लेखिका, शिक्षिका और हजारों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण। इन्होंने पिछले 16 वर्षों से विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती और प्रभावी चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। अब तक वे 12,000 से अधिक मरीजों का सफल उपचार कर चुकी। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर वैशाली अशोक भिड़े जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैम, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, हम बातचीत शुरू करते हैं। हम लोग बातचीत ही करेंगे, इंटरव्यू नहीं करेंगे। यस सर। ताकि हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं, ताकि ये देश दुनिया के लोग, समाज के लोग जान सके कि आज आप इस मुकाम पे पहुंची तो कैसे पहुंची। मैम, सबसे पहला प्रश्न कि आप डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे हम लोग बचपन में क्या करते हैं, बच्चे होते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, तो कहीं आपको वहां से प्रेरणा तो नहीं मिली? सर मेरे फादर डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है। ऊपर से मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था, तो मेरी किताबें देख के हर टीचर बोलती थी आप डॉक्टर बनोगे। क्या बात। तो वहीं से शुरू हुई जर्नी। और फिर मैंने सोचा डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि सब सपोर्ट बैकअप है और मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है, किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। तो आप इतना बचपन से ही आप किताबें पढ़ती थी? हाँ, और समाज सेवा के बारे में सोचती थी? हाँ हाँ। क्या बात है। अपने पिताजी के बारे में बताइए, क्योंकि आप इतनी सुशील बेटी हैं और आपके पिताजी इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि मैं जब मुझसे बात हुई तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि बेटी के बारे में कोई इतना सोच रहा है। कुछ अपने पिता के मैं बारे में बहुत बताइए। खुश नसीब हूँ कि वो मेरे पिता है, वो एलोपैथिक डॉक्टर है और उनके ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया कि उनके पास बहुत गंभीर बीमारी वाले पेशेंट आने लगे, एडल्ट्स भी, जिनका वो इलाज नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने होम्योपैथिक बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक आम बात नहीं है कि एक एलोपैथिक डॉक्टर होम्योपैथिक पढ़ेंगे क्योंकि वो होम्योपैथी का उपहास करते हैं। लेकिन उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जाना, उन्होंने प्रैक्टिस और प्रिस्क्राइब भी किया होम्योपैथिक दवाई और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जिसके बाद उन्होंने मुझे, जब मेरे 12th स्टैंडर्ड हुआ, तब बोला कि बेटा आपको होम्योपैथी ही लेना है, दिस इज़ द साइंस ऑफ द फ्यूचर। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है। क्या? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने होम्योपैथी शुरू की, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, वो खुद भी एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। उनके भी प्रैक्टिस में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, लोगों को ठीक करने के लिए और एक चिकित्सा की ज़रूरत है। फिर उन्होंने होम्योपैथी खोज निकाली। तो मेरे फादर की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही, इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ। क्या बात है। ऐसे महान पिता को Yes. मैं भी चरण स्पर्श करता हूँ। मैम, आपके परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं? नहीं सर, मैं और मेरे फादर। अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड। मेरे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर है, अच्छा। थे इनफैक्ट। वो अच्छा। एमबीबीएस थे। अरे वाह, क्या बात है। मैम, ज़्यादातर स्टूडेंट या ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और डॉक्टर में भी एमबीबीएस। आपने होम्योपैथिक के बारे में कैसे सोचा? एमबीबीएस का ऑप्शन कभी ओपन ही नहीं था, बिकॉज मेरे फादर जो खुद एमबीबीएस है वो मुझे बोल चुके थे कुछ भी करना है लेकिन आपको होम्योपैथी ही करना है, एमबीबीएस नहीं करना है, बीडीएस भी नहीं करना है, आपको होम्योपैथी ही करना है। तो वो ऑप्शन मेरे लिए कभी ओपन ही नहीं थे। और क्योंकि मैंने खुद उनकी प्रैक्टिस देखी थी, बचपन से हम लोग को होम्योपैथिक दवाई दी जाती थी, तो मैंने होम्योपैथिक दवाई कितनी असरदार है वो भी देखे थे। तो ये बहुत नेचुरल चॉइस था। ओके। तो जब आप होम्योपैथिक जब पढ़ने गई, उस समय कुछ ऐसा अनुभव
कोई ऐसा आपको बोला हो कि अरे तुम एमबीबीएस न करके तुम होम्योपैथिक में पढ़ाई करो, ऐसा कोई बोला था या कुछ ऐसा प्राउड फील होता था? प्राउड फील होता था। इनफैक्ट मेरे फादर के जो पेशेंट है और पेशेंट का ग्रुप है वो बहुत खुश हो गए थे, क्या बात। क्योंकि वो रुके ही थे कि कोई और होम्योपैथी करे, जैसे अभी उनके फादर कर रहे हैं। उनका था कि आप बेटी को भी सिखाओ। तो सबसे ज्यादा खुश वो हो गए थे, मेरे फादर से भी ज्यादा खुश पेशेंट्स हो गए थे। क्या बात। तो बोले चलो अभी इनको तैयार करो तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम में आएंगे। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज होम्योपैथिक को इतना इज्जत दिया जाता है इसलिए क्योंकि होम्योपैथिक भले लेट है, थोड़ा असर लेट करता है लेकिन जड़ से खत्म करता है। मैं सही पे? यस यस। तो मैम जब आपकी पढ़ाई खत्म हुई तो पहली पोस्टिंग कहाँ पे थी? आप अपना क्लिनिक खोल के किया कि आपने गवर्नमेंट जॉब किया? सर हमारे इंटर्नशिप में हमको अलग अलग पोस्टिंग्स मिलते रहते। सो हम लोग कभी स्कूल के अराउंड या कॉलेजेस के अराउंड या इंस्टीट्यूशंस के अराउंड जो पेरिफेरल ओपीडीज है वहाँ पे जाके काम करते हैं, बट बहुत प्रिमिटिव काम है हमारे लिए एज होम्योपैथिक डॉक्टर्स। देर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस, तो हम जाके डायरेक्टली हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस ही शुरू कर देते हैं। एंड देर इज़ अ चैरिटेबल ऑलवेज। तो मैंने स्टार्ट में खार में एक चैरिटेबल क्लिनिक था, वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और मेरे खुद की प्रैक्टिस भी प्राइवेट प्रैक्टिस खार में कर दी थी। पापा का एरिया मैंने नहीं चुना था क्योंकि मुझे मैं कितना दवाई देके लोगों को ठीक कर सकती हूँ देखना था। उनके क्लिनिक में पेशेंट बहुत जल्दी आने का चांस था, जो मुझे नहीं चाहिए था। जो पहले का स्ट्रगल है ना, दैट इज़ अ गोल्डन पीरियड जी। वो स्ट्रगल कभी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि पापा की बेटी हूँ इसलिए बहुत आसानी से प्रैक्टिस सेट हो जाती, जो मुझे नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने अलग एरिया में जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी थी पहले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पापा के मित्र जब पापा से दवा लेते थे और आपसे दवा लेते थे तो कभी ऐसा तुलना करते थे, यार तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा दवा देती है? हाँ करते थे ना, और अच्छा। मेरी दवा ऐसे जल्दी ठीक हो जाती थी। अरे वाह, क्या बात। इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा फिर पापा को। फिर उन्होंने बोला तो अपने एरिया में प्रैक्टिस कर, यहाँ मत। अरे क्या बात, ये अच्छी बात बताई। अच्छा मैम, आप चूंकि डॉक्टर की लाइफ बड़ी बिजी होती है, उनके पास समय कम होता है, समाज सेवा की तरफ कैसे आप उधर कैसे ध्यान गया कि नहीं यार मुझे ना कुछ अपने क्षेत्र में तो मैं कर ही रही हूँ, अब समाज सेवा की तरफ में मुझे समाज की सेवा भी करना, उसके विचार में कैसे विचार आया? सर मैंने एक्चुअली मैं बहुत खुश थी मेरी प्रैक्टिस में, तो अच्छे अच्छे केसेस पापा के साथ डिस्कस करती थी। और एक दिन ऐसे ही हुआ, एक बहुत बड़ा केस क्रैक कर दिया था। आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैं खुश थी। तो वो मुझे देख के खुश नहीं थे पापा। तो मैंने बोला मैं तो इतनी खुश हूँ, आपको क्या हो गया? बोले यही सब जो चल रहा है यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। तुम अपने में ही जी रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, समाज के लिए क्या किया? मैंने बोला जब पेशेंट ठीक हुआ तो समाज का ही तो हिस्सा था। इतना सारा पढ़ाई करके जब उनको ठीक कर रहे तो समाज का ही कार्य कर रहे हो। बोले ये तो बहुत छोटा है, ये तो तुमसे एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि तुम डॉक्टर बने हो, अपने लिए ही कर रहे हो तुम, फिर भी समाज के लिए नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा चैरिटेबल प्रैक्टिस भी तो कर रही हूँ। बोले वो भी बहुत छोटे स्केल पे, जब तुमको टाइम मिलता है तब करते हो, डेडिकेटेड कुछ नहीं है। तो अभी वो टाइम आ गया है कि आप खुद का कम सोच के समाज का सोचो। क्या बात है। तो फिर मैंने सोच लिया चलो अभी वो भी करते। इतना सुन लिया था पापा का, भी ये भी सुन लेते। क्या बात, क्या बात है। वहीं से समाज सेवा शुरू। बहुत अच्छा विचार पापा का। तो पापा क्या चाहते थे समाज सेवा में, क्या करना, क्या मतलब आपको बोले कि बेटा ये कर? उनका है कि अगर कोई पीड़ित है तो हमसे जो बन सके वो करना चाहिए, उसकी पीड़ा कम करने के लिए। रुग्ण सेवा ईश्वर सेवा। और मुझे जो आता है वो है होम्योपैथी, मैं उसमें ट्रेंड हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले चैरिटेबल में अपना काम बढ़ा दूँ। तो मैंने चैरिटेबल रेगुलर शुरू कर दी, चैरिटेबल प्रैक्टिस, जहाँ हम मुफ्त में दवाई देते हैं। हर संडे को 50 से 60 मरीज देखती हूँ। उसके बाद एक स्टेप आगे कि चलो कुछ लोग हैं जो हमारे तक नहीं आ सकते, हमारे क्लिनिक्स तक। तो फिर मैंने अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, यहाँ पे जाना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर्स को अपील करके एक टीम बनाई। हम पूरी टीम वहाँ पहुँच जाके एक पूरे दिन का कैंप लेते थे, बेसिक मेडिकल चेकअप, होम्योपैथिक दवाई देते थे 1-2 महीने का। ऐसे हमारी शुरुआत हुई, जो अभी चालू है। अब नाउ वी आर नॉट स्टॉपिंग। तो अब तक कितने हजार लोगों को आपने ऐसी समाज सेवा कर चुके हैं? सर उसकी तो अभी गिनती नहीं। क्या बात है, वेरी डिफिकल्ट टू काउंट। क्या बात, वेरी गुड। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। निस्वार्थ सेवा से जो खुशी मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिलती। सही बात, अगर हमें मानव जीवन मिला है तो सिर्फ सेल्फ के लिए नहीं मिला, हमें समाज सेवा भी करना चाहिए। मैम आपने 12,000 से ज्यादा लोगों की आपने मरीजों को देखा, कुछ ऐसा अनुभव जो आपको बहुत टच किया? ऐसा तो बहुत बार हुआ है क्योंकि हमने लोगों के दुख दर्द बहुत नज़दीक से देखे हैं, सुने हैं। बड़े बड़े लोग जो हमसे डबल उम्र के हैं वो हमारे सामने फूट फूट कर रोए हैं। तो एज अ यंग डॉक्टर भी, और अभी भी ऐसा बहुत होता है कि हम पे बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, बट एक केस मैं बताना चाहूँगी क्योंकि उसने मेरे सोचने की दिशा बदल दी।
एक 35 साल की औरत है जिनको जो डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया था। तो हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, 4 महीने हो गए। जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जो कि अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ मैं भी 16 साल की प्रैक्टिस में हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे पता है 1.5 महीने में क्या एक्सपेक्ट करना है पेशेंट से। जी। तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन में थी कि क्या हो रहा है, तो मैंने उनको थोड़ा और प्रोब किया। तब पता चला कि उनको स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों का एडिक्शन है। ओहो। फिर उन्होंने बोला कि 2 सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो चुके हैं, वो हॉस्पिटलाइज़ हुए थे, सब केसेस वगैरह वो सब भी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया केसेस, क्योंकि जो मैं सिम्पटम लेके बैठी थी, वो सिर्फ़ उनके सिम्पटम नहीं थे, उसमें थोड़े एडिक्शन के भी सिम्पटम्स थे। एक तो है सब्सटेंस के सिम्पटम और एक है पेशेंट, जो हम इंडिविजुअलाइज़ेशन बोलते हैं कि वो पेशेंट को पूरा हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। एक तो उनके उसमें ये सिम्पटम मिक्स हो गए थे। सो फाइनली मुझे उनको हर बार स्टेप पे पूछना पड़ा कि ये जब ये लेते हो तब क्या सिम्पटम आता है, Okay. अगर स्मोक मिस कर दिया तो क्या सिम्पटम आता है। सो Okay. देन आई नो कि ये पेशेंट के सिम्पटम नहीं है, ये विड्रॉल सिम्पटम्स है। तो तब मैंने ये जाना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल देके इस केस में कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो हर बार के जो विड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं हमने वो देखने शुरू कर दिए और उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन शुरू किए। तो 2 दवाई एक साथ चालू थी, जो मैं बहुत रेयरली करती हूँ। एक तो एंटी एडिक्शन के लिए उनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चालू था, उनका काउंसलिंग चालू था, बट ये उन्होंने कन्फाइड नहीं किया था मेरे साथ अभी तक। फिर जब उन्होंने बोला तब हमने उस पर काम शुरू कर दिया। तो उनके दिन के 10 सिगरेट थे, उसको 8 पे कर दिया। तो जब वो 2 सिगरेट नहीं लेते थे तब क्या तकलीफ होती थी। ओह, क्या बात है। हाँ। तो उसके लिए दवाई, फॉर एग्जांपल जब वो सिगरेट नहीं लेती थी उनको इतना सर दर्द होता था कि सर फट जाएगा, तो उनको लेना ही पड़ता था। तो पहले उतने इंटेंसिटी की, उतनी पोटेंसी की दवाई दी जिससे उस टाइम अगर 1 सिगरेट नहीं पीनी है, 2 नहीं पीनी है, तो वो हैंडल कर सकते हैं खुद को। तो धीरे धीरे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उनको ये आदत लगी थी 15 साल की उम्र से, वो मेरे पास आई थी 35 साल की। तो 20 साल का ये एडिक्शन था। उनका काउंसलिंग चल रहा था, सब चल रहा था, बट शी वॉज नॉट एबल टू ओवरकम। तो 2 साल के बाद एक टाइम आया जब उनके सिगरेट और अल्कोहल पूरा बंद हो गया था। क्या बात है। लेकिन सर इसके बाद एक्चुअली समस्या शुरू हो गई। एडिक्शंस की वजह से वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी, उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री नहीं थी। तो हम ऐसे मुकाम पे आ गए थे कि अभी एडिक्शन नहीं है, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है, लेकिन उतनी डिग्री नहीं कि अच्छी कमा पाए। तो ऐसे टाइम में एज अ डॉक्टर मुझे ये डायलेमा था कि मैं उनको ज़िंदगी के 10 साल वापस नहीं दे सकती। अभी वापस कॉलेज में जाके बैठ नहीं सकती, ऑल्दो नाउ शी इज़ नॉट एन एडिक्ट, वो टाइम निकल गया। तो अभी इनको लाइफ में प्लेस कैसे करें, क्योंकि 35 साल की उम्र में उनके जो कलीग्स हैं वो कहाँ निकल गए, कहाँ से कहाँ तक। तो ये उनको कंपेयर करके वापस उसी डिप्रेशन में जाने का और एडिक्शन में जाने का बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो ये केस का बहुत बड़ा डायलेमा हो गया था। अब क्या करूँ, मैंने डॉक्टर का काम तो कर दिया, सही बात है, लेकिन पेशेंट वापस उसी लूप में जाने का खतरा भी उतना ही था। हाँ, कि भाई काम नहीं करेगा फिर वो जाके नशा करेगा। और 35 साल की उम्र, अब क्या पढ़ोगे अभी, कौन सी, क्योंकि सब पास तो हो गए थे, वापस आप बैठ नहीं सकते। इस केस ने मुझे बहुत शेक कर दिया एक्चुअली। एंड देन मैंने सोचा कि नहीं, एडिक्शन को सबसे अच्छा अगर ट्रीट करना है तो इसका प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। फिर मैंने 1-2 पेशेंट से बात की जो सोशल सर्विस में है ऑलरेडी। तो हमारा एक ग्रुप है आरएसएस का एरिया का, तो मैंने उनसे बात की कि मुझे एंटी एडिक्शन में काम करना है, इन प्रिवेंशन ऑफ एडिक्शन। बिकॉज मैंने देखा है आप 8-10 साल का एडिक्शन बंद करवा देते हो, वो जो टाइम निकल गया वापस नहीं आता है। उस टाइम में जो एजुकेशन आता है ना वो आता है, ना वो रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, तो वापस से वो खालीपन ही आता है एक बार आप उनको एडिक्शन से मुक्त करा दो। तो अभी हमने वो काम शुरू कर दिया है, जहाँ पे हम अभी बच्चों को या अनाथ आश्रम के बच्चों को या स्कूल के बच्चों को जाके अप्रोच करते हैं और बताते कि ये चीज़ें कितनी हार्मफुल है। क्योंकि इनकी एडिक्शंस जो स्टार्ट हो जाते हैं उनकी उम्र 12 से 15 मैक्सिमम है, अर्लीस्ट। तो ऑफ़र करते हैं ना, जो फर्स्ट ड्रिंक या फर्स्ट स्मोक जो ऑफ़र करते हैं कि थोड़ा अच्छा लगेगा, ये आपके सबसे करीबी लोग हैं, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और उनका एक बार पी ले, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। उनका इंटेंशन आपको ख़राब करने का नहीं है, उनको ये चलो मुझे अच्छा लगा आप भी ले लो, आप ले लो। वो इतने इनोसेंस में दिया जाता है और वो ज़िंदगी भर की सज़ा बन जाती है। तो जब आपको ऑफ़र हो उतनी कम उम्र में, तब आपको ना कहना चाहिए। इसके लिए हमने अभी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पेशेंट बनने के बाद जब हमारे पास आते हैं तो एक तो टाइम लगता है ट्रीटमेंट में, ऊपर से हम सिर्फ उनको एडिक्शन से मुक्त करा सकते हैं, वो ज़िंदगी के साल वापस नहीं दे सकते। इससे द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट, टू ट्रीट इज़ टू प्रिवेंट इट। अभी ये नया शुरू कर दिया है, मैं 4-6 महीने से काम कर रही हूँ उस पर। क्या बात है दोस्तों, देखा आपने कि एक डॉक्टर की इतनी मतलब व्यस्त लाइफ में और इतनी लोगों को समाज सेवा करना, देखना और उनके जीवन के बारे में सोचना
तो वाकई मैम आप बहुत ग्रेट काम करी, वेरी गुड, बहुत थैंक Thank यू you, मैम। मैम आजकल का एक पुरानी है कि होम्योपैथिक को ज्यादातर लोग बोलते हैं कि व्हाइट साबूदाने की गोली है, यस। लोग बहुत हल्के में लेते हैं, हाँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो जो साबूदाने की गोली है वो दवाई है ही नहीं, वो बस दवाई देने का माध्यम है, और वो इतनी छोटी है और इतनी मीठी है, इसीलिए हम उसको इतनी आसानी से दे पाते हैं, और उसकी लोकप्रियता जो होम्योपैथी में है वो उसी की वजह से है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे पास कोई कड़वी दवाई नहीं है। मीठी दवा है, नहीं तो आप अगर Yes. उसमें जाइए हाँ। तो यस। हालत खराब हो जाता हाँ, है। इसलिए छोटे बच्चे और बूढ़े और जवान लोग उतने ही इंटरेस्ट से लेते हैं। अच्छा मैम, होम्योपैथिक में संख्या किसकी ज्यादा होती है, अमीरों की कि गरीबी को? अमीरों की। एक्चुअली जो ज़्यादा एजुकेटेड है ना, उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि उनको पता है ये साइंस है। अगर आप चैरिटेबल में या किसी लोअर सोशो इकोनॉमिक एरिया में जाओ तो पहले बोलते हैं इतने से क्या होगा। इससे अच्छा आप थोड़ा एफ्लुएंट क्लास में अगर जाओगे तो उनको पता है ये सिस्टम है, ये इम्यूनिटी पे काम करती है, ये रूट से निकालती है, ये सब नॉलेज उनको है, और उनका बहुत ही योगदान है होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में। लेकिन सोशो इकोनॉमिक में उनको वो इंजेक्शन चाहिए, एक बार वो बड़ी गोली ले ली फिर अच्छा लगेगा, मेंटालिटी अलग रहती। कि मतलब ज्यादा देखा जाता है कि अगर बीमार हुआ तो पहले इसको हॉस्पिटल में भर्ती एक करो, सलाइन और एक इंजेक्शन, उसके बाद ही शुरू होता है। हाँ। हाँ, वो उस क्लास में एक्सेप्टेंस कम है। लेकिन अभी मैंने काफ़ी सारे चैरिटेबल क्लिनिक्स देखे हैं, वहाँ पे बहुत गर्दी होती है, तो मुझे लगता है ये ट्रेंड भी बदल रहा है। जैसे हमारा एक तो इंग्लिश दवा होती है, एक आयुर्वेदिक है और एक होम्योपैथिक है। यस। जितनी फेमस अपना एलोपैथिक हुआ Yes. इंग्लिश दवा या हाँ। हॉस्पिटल्स पे, हाँ। तो कहाँ पे कमी रह गई? जो कि आज देखा जाए हर गांव-गांव में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, होम्योपैथिक का है, तो कहाँ पे कमी रह गई और कैसे लोग होम्योपैथिक को ज्यादा यूज करें, उसके लिए क्या सोचती हैं, कैसे बदलाव लाया जाए? सर, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम था, और एक रीज़न है कि गोली का साइज़ इतना छोटा दिखता है, तो जो लोअर सोशल जिनके पास एजुकेशन कम है वो उसको देख के बोलते हैं ऐसे कैसे काम करेगी, सब में एक ही दवाई कैसे काम करेगी, आप एक दवा सबको देते हो क्या, सब सेम ही तो दिखता है। उनको नहीं पता कि अलग अलग लिक्विड हम डालते हैं। तो इसकी वजह से उनको कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो सिर्फ रिजल्ट्स देखे तो कोई भी कन्विंस हो जाए, और होम्योपैथी एक अच्छा साइंस है, एक एलोपैथिक डॉक्टर ने शुरू किया हुआ साइंस है, सो ये गलत नहीं हो सकता। और हमेशा अच्छा, जो लोग होम्योपैथी को नहीं मानते हैं वो ये भी बोलते हैं कि देखो फायदा तो करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ सर, ये जो टाइम का है ना, एक्चुअली हमारा जो फायदा है उसमें भी फर्क है। ये जो फायदा है वो जड़ से फायदा है। हाँ, मतलब जड़ से आप जाएगा। जब टाइम के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी दवाई नहीं लेते होंगे, ऐसा नहीं कि आपको सालों साल लेना है, मरने दम तक लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो टाइम लगेगा उस टाइम के बाद आपको दवाई ही नहीं लगेगी, होम्योपैथी की भी नहीं। तो जड़ के इलाज करने में टाइम है। अगर आपको आज फॉर एग्जाम्पल आपको हाइपरटेंशन आज शुरू हो गया है, तो एनी डॉक्टर नोज कि ये आज नहीं हुआ है, कम से कम 1.5-2 साल पहले ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अगर मुझे 6 महीने लगते हैं आपको आपका बीपी नॉर्मल लाने के लिए और आपको बोलने के लिए कि चलो अभी दवाई बंद कर दो, तो 2.5-3 साल का प्रोसेस अगर 6 महीने में बंद होता है तो ये इतना भी स्लो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो होम्योपैथी का भी कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे डे नाइट आप रह सकते हैं, हाँ, इलाज है कर ना, सकते हैं? है। उसके बारे में मैम बताइए, क्योंकि ये ना जागरूकता है ही नहीं किसी को। मतलब कि मेरा अनुभव है कि मैं अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती रहा होम्योपैथी का, और बहुत अच्छा इलाज हुआ। तो कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे इसको ज्यादा प्रचार प्रसार? होम्योपैथिक कॉलेजेस को अटैच होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स है, ऑल कॉलेजेस हैव अटैच्ड हॉस्पिटल्स। सो बेसिकली आपको अगर वहाँ पे भर्ती होना है तो यू गो, आप भर्ती हो जाइए, फिर होम्योपैथिक कॉलेज या वहाँ पे जो अटैच डॉक्टर्स है वो आके आपको देखते हैं। और हॉस्पिटल की द एडवांटेजेस सब डॉक्टर आपको आके दे सकते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर भी देखते हैं जिसके लिए आप एडमिट हो, होम्योपैथिक डॉक्टर भी देखते हैं, और ऐसी जगह पे दोनों कंबाइन काम करते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। तो जहाँ पे अगर ऐसा लगता है नहीं होम्योपैथी सही हो जाएगा तो होम्योपैथिक डॉक्टर केस टेक ओवर कर लेते हैं। ये इस चीज़ की ज़रूरत है। ये है? जो आमने सामने लड़ रहे, इससे अच्छा एक साथ अगर काम करेंगे तो हेल्थ केयर का बेनिफिट ही हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि जो वही डॉक्टर ही इसकी बुराई भी करते हैं। हाँ। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। हाँ। दोस्तों, मैं खुद अपने बेटे को लेकर होम्योपैथिक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। इतना अच्छा माहौल, इतना सफाई, इतना अच्छा खाना पीना, सब कुछ होता है जैसे प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में होता है, उतनी सुविधा होम्योपैथिक में, बट उसका प्रचार प्रसार नहीं है। नहीं। तो मैं चाहूंगा कि मैम आप तो काम कर ही रहे, इसको और ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। यस।
तो मैम, जैसे बोला जाता है कि होम्योपैथिक में कमजोर तबका नहीं जा रहा है, क्या उनका विश्वास बढ़ रहा है? सर मैं अपने एक्सपीरियंस से तो बोल ही सकती हूँ कि उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी मैंने 2 साल पहले माँ शीला क्लिनिक में ओपीडी लेना शुरू कर दिया था। ये चैरिटेबल क्लिनिक है। तो वहाँ पे संडे को 2 या 4 पेशेंट आते थे, लेकिन 1.5 साल के बाद हम 60 से 70 पेशेंट हर संडे को देख रहे हैं। ये हम एक एरिया की बात करें, अ वेरी स्मॉल एरिया। तो अगर एक एरिया में इतना फ़र्क आया है, तो अगर हम इसको अनुमान लगाए इसका, तो मुझे लगता है परिवर्तन ट्रेंड, आएगा। हाँ, आप जैसे अगर डॉक्टर हाँ, सोचने लगे, हाँ, तो मुझे लगता है कि हाँ। हर एरिया में बहुत अच्छा है। क्योंकि फाइनली उनको है कि रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, हमारी तकलीफ कम हुई कि नहीं, फिर वो होम्योपैथी से हो, कहीं किसी और चिकित्सा से हो। कंज्यूमर माइंड या पेशेंट माइंड इज़ वेरी क्लियर कि ये मेरा प्रॉब्लम है, अगर ये ठीक होता है तो मैं ये लूँगा। जी। अच्छा, जैसे आप किसी अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाने गए, हाँ क्या बीमारी है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब आपके हम उसमें जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पूरी हिस्ट्री ली जाती है। उसके पीछे जरा मुझे कुछ बताइए। सर हमारा मेन सिद्धांत है कि हम बीमारी को नहीं, बीमार को ठीक करते हैं। क्या बात है, क्या और वहीं से सब डिफरेंस शुरू हो जाता है कि अगर आपके घर में बाकी के लोगों को ये बीमारी नहीं है तो आपको क्यों है? आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आपके बेस्ट फ्रेंड को नहीं है तो आपको क्यों है? आप सेम सिटी में, सेम एनवायरनमेंट में, सेम बिल्डिंग में रह रहे हो, तो सिर्फ आपको क्यों है? तो इसलिए हम पूरा नेचर देखते हैं कि इनका बचपन में नेचर कैसा था। फॉर अ क्रॉनिक डिजीज, अगर ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, सोचो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो बचपन में इनका नेचर कैसा था? कौन सी इमोशन से जिससे ये डील नहीं कर पाते? क्योंकि इमोशंस जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये कारण बनने वाले उस डिजीज को एक्टिव करने के लिए। जैसे मन में जो उलझन होती है, वो एक शरीर में दिखना शुरू हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, बॉडी इज द मिरर ऑफ द माइंड। इसलिए हम पहले बचपन का देखते हैं, फिर उनका लाइफ स्ट्रेस क्या आया था, मेजर लाइफ स्ट्रेस या टर्निंग इवेंट जिसे बोलते हैं, वो देखते हैं हम। और उस टाइम पे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, कैसे कोप अप किया, कौन से इमोशंस थे जो उनके साथ रह गए, उनका नेचर कैसा चेंज हो गया, और उसके बाद डायग्नोसिस क्या आया, ये एक लाइन में देखते हैं। जिससे हमको पता चलता है कि ये इमोशन बहुत इंटेंसली फील हुआ है, बट ये इसको कोप अप नहीं कर पाए। दे हैव नॉट बीन एबल टू डाइजेस्ट द इमोशन। वो कभी सपने में दिखता है या कभी किसी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, एक्चुअली गुस्सा वहाँ का रहता है। तो ये देखते हैं कि कहाँ कौन सा इमोशन पेंटअप है और उसके ऊपर दवाई देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो एक यंग पेशेंट आए थे 32, और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था। ही वॉज 140/90 जब मैंने फर्स्ट देखा था। तो उनसे मैंने बात करना शुरू कर दिया। तो बचपन से उनकी हिस्ट्री ले ली। एक टाइम आया कि दे वेंट थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस एज अ फैमिली। फिर उन्होंने शेयर मार्केट शुरू कर दिया। इस क्राइसिस के बाद भी उनका बीपी नहीं बढ़ा था, ऑल्दो इट वॉज अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे शेयर मार्केट शुरू किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने के बाद धीरे धीरे उनको दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो टाइम उनको पसीना आता था, वो जो शेयर मार्केट का टाइम आया था तब। और थोड़े टाइम के बाद बहुत गुस्सैल हो गए और बात बात पे चिंता करने लगे। तो जब हमने उनसे बात की कि ये डायग्नोज कैसे हुआ, मतलब मैंने शेयर में बहुत सारे अमाउंट डाला था, वो क्रैश हो गया। उसके बाद 3 महीने के बाद मेरा पहला बीपी का रीडिंग हाई आया, जो भी काफ़ी यंग एज में था। तो अभी इनके केस में जो हमने डिस्क्राइब किया, तो वी हैव टेकन इट एज एंग्जाइटी। ये जो ऊपर नीचे होते हैं, जो चिंता होती है ना, उसके वजह से बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। यू कॉल इट अ न्यूरोट्रांसमीटर, यू कॉल इट एड्रेनालिन फॉर एग्जांपल। तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा रोज बढ़ता है, कमाता है, बढ़ता है, कमाता है। एक टाइम आता है कि बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है उतने इम्पल्सेस फायर करने की, तो ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। सो इन दिस केस वी टुक एंग्जाइटी, कि एंग्जाइटी की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड एंग्जाइटी की वजह से, और सस्पेंस कि क्या होगा, ये होगा या वो होगा, ये 2 इमोशंस को टैप करके हमने दवाई निकाली थी। तो उनको दवाई दी, हर 15 दिन में उनका बीपी नापते थे। बीपी कम आ गया, उनका नॉर्मल रेंज में आ गया। एंड देन आई आस्क्ड देम टू स्टॉप ट्रीटमेंट। और उनको मैंने ये बोला कि आप दूसरा कुछ जॉब कर लो, क्योंकि शेयर मार्केट का तो यही नेचर है। इसलिए 60 के ऊपर लोगों को बोलते हैं शेयर मार्केट करना ही नहीं है आपको। 60+ वी डोंट एडवाइज एनीबॉडी टू बी एक्टिव ऑन शेयर मार्केट। अच्छा, कभी मरीज की जब आप हिस्ट्री लेती, कोई ऐसा अनुभव है कि बोलता है अरे क्या कर रहे हो, पूरा
हमारा इलाज करो, पूरी हिस्ट्री, ऐसा हाँ। कुछ अनुभव हुआ? हाँ, वो तो बहुत होता है। चिढ़ के बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ, वो तो जब हम यंग प्रैक्टिस में होते हैं तब बहुत होता है। उनको लगता है अरे ये डॉक्टर अभी खुशी पे बैठे, 1-2 साल हो गए, इतना सारा पूछ रहे। मैं तो आया था स्किन के लिए, बचपन के बारे में पूछ रहे। मम्मी पापा सबका हिस्ट्री ले रहा है। हाँ, तो हमको सब एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपका जो बीमारी है वो सोरियासिस है, ये ऑटो इम्यून बीमारी है, ये फैमिली में चलता है। अगर आपको ये है तो फैमिली में दूसरा किसी को ऑटो इम्यून अलग बीमारी है, तो अकॉर्डिंगली हमारी दवाई बदलती है। अगर बचपन में आपका नेचर ऐसा है तो दवाई बदलती है। हम सिर्फ बीमारी पे काम नहीं कर रहे हो तो ऊपर से ऑइंटमेंट दे देते हैं। अगर बीमारी पे काम करना था तो हम ये जान रहे कि कहाँ पे आपको इतना स्ट्रेस आया कि वो ट्रिगर हो गया और आपकी बीमारी शुरू हो गई। तो ये सब समझा समझा के फिर केस मिलता है। पहले यंग प्रैक्टिस में ये बहुत चैलेंज आती है। गुड। पेशेंट तो हमको डांट के भी जाते हैं पहले तो। आगे क्या पूरी हिस्ट्री ले रहे हो? यस। तो मैम, आजकल कौन सी सबसे ज्यादा बीमारी देखने को मिल रही है और होम्योपैथिक में कैसे आप उनको कन्विंस करके इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं? सर अभी 16 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत ट्रेंड्स देखे कि एक टाइम था जब हमने हाइपरटेंशन बहुत दिखा। अभी जो मैं मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ इस डिप्रेशन एंड पीसीओडी। और सबसे खराब या चिंताजनक बात ये है कि ये बहुत यंग एज में शुरू हो रहा है। मतलब अभी ये आम बात हो गई, 30, 32, 35 में पीपल हैव डिप्रेशन, ये आम बात हो गई है। पहले हम ज़्यादा करके मेनोपॉज के बाद ये देखते थे महिलाओं में, लेकिन अभी बहुत कॉमन हो गया है। इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। जिस उम्र में हम जिंदगी के सपने देखते हैं और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं एंड वी आर फुल ऑफ लाइफ, उसी उम्र में दे आर ऑलरेडी इन सम ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का मुझे लगता है कि ज्यादातर नौजवानों में ज्यादा है। अच्छा, डिप्रेशन का कुछ लिंक होता है क्या? जैसे आप हिस्ट्री निकालते Yes. हैं तो पुराने में उनका कि भाई पिताजी को भी डिप्रेशन था या कुछ ऐसा ऐसा कुछ? सर डिप्रेशन की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। या तो डिप्रेशन रहता है या एंग्जाइटी, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द फैमिली। बट कैसा है, अगर फादर को डिप्रेशन है और 3 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि तीनों को होगा। उसमें से एक जो कमज़ोर है, जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, जो सामना नहीं कर पाते सिचुएशन का, उनको डिप्रेशन आने का चांस ज़्यादा रहता है। ये जो हम पूरा केस लेते हैं ना डिप्रेशन के लिए, वो इसलिए नहीं है कि फैमिली में है कि नहीं, इसलिए कि उनका नेचर कैसा है, उनको स्ट्रेस क्या हुआ, उन्होंने फिर क्या किया। उसमें तो हम ये भी देखेंगे कि आपको प्यास कितनी लगती है, आपको भूख कैसे लगती है, आप गर्म खाना खाएंगे या ठंडा खाना खाएंगे। अभी ये जो हम बेसिक पूछते हैं कि आपको खाना गर्म पसंद है कि ठंडा पसंद है, जिनको यूरिक एसिड हाई है उनको ज़्यादा करके ठंडा खाना पसंद है, और जिनके फैमिली में रूमेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है वो गर्म खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब इससे भी एक फैमिली ट्रेंड या उनका ट्रेंड पता चल जाता है। वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ गाउटी स्टमक, तो ये ठंडा खाना खाते हैं ज़्यादा करके। सो हमारे जो छोटे छोटे सवाल है, प्यास कितनी लगती है, अभी ये जो फंक्शंस है वो पिट्यूटरी फंक्शंस है, थर्मल्स और थायराइड फंक्शन, तो इससे हम पूरे एंडोक्राइंस की आइडिया लगा लेते हैं 2-4 सवाल पूछ के। सो बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग जो बहुत रूटीन लगती है, एक्चुअली अ वेरी डीप हिस्ट्री टेकिंग। हमको एग्जैक्टली पता चलता है कहाँ बीमारी शुरू हुई, कौन सा इमोशन ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और उसी पे दवाई देते हैं हम लोग। तो डिप्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन डायग्नोसिस। आप डिप्रेशन के सिम्टम तो सेम है, रोने की फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, दे डोंट फील लाइक सोशलाइजिंग। आत्महत्या भी लोग करने की, हाँ, सुसाइड भी वो करने की एंड में सोचते आता है। हैं। हाँ, सो बेसिकली डिप्रेशन के सिम्टम सेम है, लेकिन हर एक की स्टोरी अलग है। किसी को सालों साल अगर स्ट्रेस है तो डिप्रेशन आता है। आजकल आप देखोगे 1-2 साल में ही वो इतने हताश हो जाते हैं कि डिप्रेशन आ जाता है। सो ये भी पेस भी है, देयर इज अ पेस कि बहुत जल्दी आ गया या थोड़ा मतलब प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ के बाद आ गया, या तुरंत सम फाइनेंशियल फेलियर जिसके बाद आ गया। सो द इमोशन विच हैज़ पुश देम टुवर्ड्स डिप्रेशन इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, तो जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसका मतलब डिप्रेशन का भी इलाज बहुत अच्छे तरीके हाँ, से होम्योपैथिक के हाँ, माध्यम से। सर लेकिन हमारे पास जब तक पेशेंट आते हैं ना, अवेयरनेस इतना कम है कि उनके हाथ में 2 फाइल्स रहते हैं। सो हमको डायग्नोज करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, दे ऑलरेडी कम डायग्नोस्ड एंड अंडर ट्रीटमेंट। फिर हमारा जो एम है वो ये है कि पूरा केस लेके बराबर से उनको दवाई दे दे ताकि उनके सिम्टम्स कम हो जाए। तो सामने वाले जो डॉक्टर है जिन्होंने प्रिस्क्राइब किए, वो अपने आप दवाई कम कर देते, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि पेशेंट बहुत दवाई पे रहे। नोबडी लाइक्स टू गिव हेवी डोसेस। आजकल हार्ट अटैक बहुत लोगों में आ रहा है, यस। तो उसका क्या कारण है और क्या इलाज है होम्योपैथी? लोगों को फास्ट लाइफ पसंद आने लगी है। संतुष्टि अगर आप बोलेंगे ना, एक टाइम पे लोग संतुष्ट थे, वो आज नहीं है। उनको लग्जरी चाहिए, उनको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ग्लैमर चाहिए, उसके साथ फ़ोटो खींचने। उसके लिए जो आदमी भागता है ना, जो खुद को रेस्ट नहीं देते, ऊपर से खाना जो खा रहे हैं आज लोग, इट इज़ जंक, इट इज़ प्योर पॉइजन।
तो आप कोई काम time ज़्यादा भी कर नहीं। रहे हो और पॉइजन खा रहे हो, मतलब यू आर हैविंग बैड फूड, अच्छी नींद नहीं है, ऊपर से मोबाइल है जिसकी वजह से एक्सरसाइज भी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये जो लाइफ आउट ऑफ गियर गई है, हाई लिविंग स्ट्रेस, इसकी वजह से हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा है। इसमें महिलाएं लकी है क्योंकि उनके पास हार्मोन्स है मेनोपॉज तक, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन जो मेन हार्मोन है, ब्लड वेसल्स थोड़े डायलेटेड रहते हैं, इसकी वजह से उनको हार्ट अटैक नहीं आते। एक लेकिन उम्र हो जाने के बाद, जैसे मेनोपॉज आ जाता है 50-52, अराउंड 60 प्लस, आप अगर रेशो देखेंगे मेल्स एंड फीमेल्स, हार्ट अटैक का रेशो बहुत नज़दीक आ जाता है। लेकिन वहाँ तक लेट्स से टिल द एज ऑफ 50 मेल्स, जैसे पुरुषों में हार्ट अटैक का रेट बहुत ज़्यादा है और महिलाओं में बहुत कम है, और इसका पूरा श्रेय जाता है हार्मोन्स को। इसी की वजह से जब पीसीओडी वगैरह जल्दी शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, लेडीज़ को जो सपोर्ट मिलता है हार्मोन से वो चला जाता है, इसलिए उनमें भी बीमारियां जल्दी शुरू हो जाती है। तो एक कोरोना काल भी लोग बोलते हैं कि कोरोना में जो इंजेक्शन लगा उसका भी कुछ इम्पैक्ट है, इसलिए ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। सर इसमें कोई रिसर्च नहीं है, देयर इज नो ऑथेंटिक प्रूफ। लोग बोलते हैं बट वी आर नॉट श्योर। बोला बहुत जाता है लेकिन आप ऐसा 100% नहीं बोल सकते क्योंकि उसके पहले भी तो हो ही रहा था ना। हम सडन डेथ का कब से सुन रहे हैं? कहीं खड़े खड़े हैं वो गिर गए और पता चला कि हार्ट मर गए। तो इसका इलाज मतलब होम्योपैथिक में अगर कायदे से किया जाए तो पक्का इलाज है सर। अगर खड़े खड़े और गिर गए उनको पहले तभी तो सीपीआर देना पड़ेगा इफ इट इज अ हार्ट अटैक, और ऐसा है तो ये तो बेसिक इमरजेंसी फर्स्ट प्रोसीजर्स है, ये तो सब पैथी सेम है। आप बस उसमें ट्रेन होने चाहिए और एक बार हॉस्पिटल तक पहुंच गए, फिर उसके बाद अभी तो एलोपैथिक लाइन ही मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, विच इज़ ओके क्योंकि अभी हम लोग लाइफ सेव कर रहे हैं। एक बार वहाँ से बाहर आ जाए तो ये नौबत वापस ना आए, इसके लिए होम्योपैथी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, कोरोना काल आने से कई चीज़ें चेंज हो गई। यस सर। तो होम्योपैथी में कुछ चेंज हुआ है? हुआ ना, बहुत सारा चेंज हुआ। पहले हमारे पेशेंट्स क्लिनिक तक आते थे हर 15 दिन में, फिर वो ऑनलाइन की जो आदत पड़ी है तो अभी दूर के पेशेंट नहीं आते, वो घर बैठते वीडियो कनेक्ट करते और ऑनलाइन हमसे दवाई मंगाते। बिकॉज बहुत सारे स्किन या आर्थराइटिस है जहाँ पे आई डोंट हैव टू सी देम एवरी टाइम, तो उनको ये ऑप्शन मिल गया। ये हमने भी नया सीखा था, उसके पहले हम भी ये नहीं करते थे, हम इंसिस्ट करते थे कि आप आ जाओ, ये हमने नया सीखा है। तो मोबाइल तो वाकई में कि अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, उसका छुड़ाने का कुछ है होम्योपैथिक में? होम्योपैथिक में नहीं है सर, ये फैमिली में करना पड़ेगा। जो मेन एडिक्ट है उसको, जो जैसे अगर फादर है वो या मदर है जो मोबाइल लेके ही बैठ जाते, जिनको देख के बच्चे सीखते, उनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। और ये अभी दूसरे कोई देशों में शुरू हो गए, कई देशों में, कि मोबाइल आके आने के बाद रख देना है और उसको हाथ नहीं लगाना है। सोशल मीडिया बैन हो चुका है अपने जागरूक होना एज तक। हाँ, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन सबसे खतरनाक है क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल एडिक्शन है। आप बस स्टॉप पे इसको ले लेते हो, गाड़ी में बैठ के काम करते हैं। आजकल तो मोबाइल पे काम, पढ़ाई भी उसी पे हो गया, अगर बिजनेस भी उसी पे हो गया, सब कुछ हो गया। यस, और सब कर रहे हैं, मतलब दादा दादी भी मोबाइल पे और छोटे बच्चे भी, तो कौन किसको रोके? कोई किसको नहीं रोक सकता है। अच्छा, आजकल जो बच्चे हैं, मैं देखता भी हूँ कि पहले तो छोटे बच्चे होते थे तो माँ बाप खिला चुप कराना कुछ कर देते थे। आजकल तो मोबाइल, खाना नहीं खा रहे, चल भाई मोबाइल लगा दो, मोबाइल देकर खाना खा। ये शुरू तो पेरेंट्स से ही हुआ है, शॉर्टकट के लिए। वो भी जिम्मेदारी अपना नहीं लेना चाहते, कौन चुप कर, चल भाई यार। नहीं तो हम लोग समय बचपन में था कि माँ बाप लेके निकल जाते थे, चल भाई मम्मी है, ठीक है इसको चुप कराओ यार। इसके लिए और एक रीजन है, हम सिबलिंग्स के बीच में बड़े हुए, 2-3 बच्चे थे पहले। अभी कैसे बहुत घरों में आप देखिए एक ही बच्चा है, तो खेलने के लिए कोई नहीं, तो हर बार माँ को अटेंशन देना पड़ता है। मुझे भी लगता है मैम कि आजकल ना, जैसे हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग बचपन में खेलने जाते थे, आप देखिए गली गली हल्ला होता था। आज मोबाइल और टीवी ने ऐसा हो गया कि ना लगता है कि इस घर में कहीं बच्चे है ही नहीं है। हाँ, और ये जो खेलना बंद हुआ है ना, इसी की वजह से डिप्रेशन केसेस ज्यादा हो गए, क्योंकि आप खेल कूद में हार जीत चलती रहती है। कुछ आपको लोग बोलते हैं, आप किसी को बोलते हो, एक साथ रोते हैं, एक साथ झगड़ते, दूसरे दिन नॉर्मल आके खेलते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, इससे बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, माइंड बिकम्स फ्लेक्सिबल। ये जो खेलते नहीं है, मोबाइल में रहते, सिर्फ पढ़ते, एक दिन जॉब पे जाते हैं और कुछ बॉस ने बोल दिया तो रिजाइन करके चले आते हैं। ये जो बाउंस बैक मैकेनिज्म है जी, ये हम खेल कूद से ही सीखते हैं। हमारी उम्र में इतना कॉमन था कि हमने इसका भी बात ही नहीं की। खेलना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। पढ़ाई तो करते थे क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए। जी जी जी। मैम, छोटे बच्चों की नींद नहीं आती तो उस पे लिए क्या कर होम्योपैथी में क्या आप उपाय बताते हैं? छोटे बच्चों को आज नींद ना आने का सबसे प्रमुख कारण है मोबाइल। अगर वो नहीं है तो हम पहले ये प्रूव करते कि कोई चीज़ है क्या जिससे बच्चा डरा हुआ है,
कि बहुत बार ये डरावने सपने देख के उठ जाते हैं, क्या कोई पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट है या स्कूल में उसको कोई सता रहा है, कोई बुली कर रहा है, ये पहले हम प्रोब करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डिस्टर्ब कैसे है, कि नींद लगने में ही प्रॉब्लम आ रही है, या एक बार 2 घंटे की नींद हो गई फिर बीच में उठ जाते फिर सोते नहीं है, या सपने देख के उठ जाते हैं, कारण क्या है वो देखते हैं, पैटर्न क्या है स्लीप लॉस का वो देखते हैं, उसके ऊपर दवाई देते हैं। और इनमें दवाई बहुत अच्छे से काम करती है बच्चों में, क्योंकि ये सब फंक्शनल चीज़ें, इसमें स्ट्रक्चरल चेंज कोई नहीं है, तो हमारे लिए ये ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। तो जिन बच्चों को नींद ना आए, होम्योपैथिक में प्रॉपर इलाज है, और मैम से मिले जरूर। मैम, आज ना तनाव से सब लोग परेशान हैं, चाहे छोटा से लेके बड़े तक। हाँ। उसमें होम्योपैथिक में कोई ऐसी दवा है जिससे उनको आराम मिले? सर, तनाव में सब लोग हैं, उसके लिए होम्योपैथिक दवाई है, लेकिन कोई एक दवाई नहीं है, क्योंकि हर बच्चा या हर आदमी स्ट्रेस अलग फील करता है। जैसे हमने बोला, किसी को स्ट्रेस है करियर का, किसी को स्ट्रेस है रिलेशनशिप का, उसमें भी उनका रिस्पॉन्स बहुत अलग है। अगर किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, उनको बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि कोई ब्रेकअप हुआ है, या देयर इज़ अ रिलेशनशिप लॉस, या कोई गुजर गए हैं, तो उनमें भी अगर वो रो रहे हैं तो वो फूट फूट के रो रहे हैं, या अंदर ही अंदर रो रहे हैं, या एकदम कंट्रोल रो रहे हैं। ये जो रिस्पॉन्सेज है, मेन हम स्ट्रेस देखते हैं। लेट्स से इट कुड बी ग्रीफ, इट कुड बी अ स्ट्रेसफुल इवेंट कॉजिंग ग्रीफ और एंगर, और उन्होंने वो एक्सप्रेस किया है कि नहीं, अगर किया है तो कैसे किया है, और बाकी लाइफ में उनका क्या चल रहा है, ये देख के दवाई देते हैं। इसकी वजह से जो स्ट्रेस वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो इमोशन वो डेफिनेटली डाइजेस्ट करते हैं, और उसी स्ट्रेस के लिए उनका कोपिंग मैकेनिज्म सुधर जाता है। तो ज़िंदगी में अगर वो स्ट्रेस वापस आ जाए इन शॉर्ट ड्यूरेशन, तो वो इतने गंभीर रूप से बीमार नहीं होते। मैम, आजकल ना लोग किडनी स्टोन से बहुत परेशान है, होम्योपैथिक में इसका इलाज है? मुझे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि वो दर्द ही इतना होता है ना कि पेशेंट जिंदगी में वो दर्द नहीं भूलते, और जिन्होंने उनको देखा है उस दर्द में वो भी नहीं भूलते। इसलिए ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। इसका उत्तर है कि स्टोन अगर सिंगल है, मल्टीपल है, एक किडनी है, दोनों किडनी में है, ब्लैडर में है, उसका होम्योपैथी में अच्छा इलाज होता है। हम डिटेल केस लेते हैं, और ये दवाई देने के बाद स्टोन का साइज यूजुअली कम हो जाता है, जिसके बाद स्टोन अपने आप पास हो जाता है। दिस इज़ व्हाट वी ट्राई। अगर स्टोन बहुत बड़ा है और पेशेंट के बाकी पैरामीटर अगर ठीक नहीं है, तो आई एडवाइज देम सर्जरी, बट ऐसा बहुत रेयरली होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दवाई देके उनका काम हो जाता है। मैम, चलिए, अच्छी बड़ी बीमारी है कुछ, उसमें केस हिस्ट्री लेती है, क्या छोटी बीमारियों में भी केस हिस्ट्री जरूरी होता है? सर, छोटी बीमारी जैसे सर्दी खांसी, इसमें केस हिस्ट्री बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन इसमें भी हम इंडिविजुअलिस्टिक जिसे कहते हैं वो हिस्ट्री लेते हैं। अगर आप वायरल फीवर की बात कर रहे हो, तो सर्दी खांसी, गले में दर्द या सर में दर्द, ये तो कॉमन है, ये सबके लिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डायग्नोस कि चलो वायरल फीवर या बैक्टीरियल फीवर है। लेकिन आपको थ्रोट पेन है, अगर लेट्स से टॉन्सिलाइटिस है, थ्रोट पेन है, तो पेन ज़्यादा कब होता है? सुबह को होता है, शाम को होता है, रात को होता है, या दिन में होता है? ये इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी से कम होता है या ठंडे पानी से कम होता है? कौन से साइड से पहले शुरू हुआ? अगर थ्रोट लेफ्ट साइड से पहले शुरू हुई, फिर राइट साइड पेशेंट बोलते हैं कि हाँ थ्रोट दुख रहा है, जब हम पूछते हैं तो बोलते नहीं, पहले सिर्फ राइट साइड दुख रहा था 2 दिन के लिए, फिर लेफ्ट साइड दुखने लगा, अभी सब दुख रहा है। तो वी नो ये डिजीज प्रोग्रेशन राइट टू लेफ्ट है। ये इम्यूनिटी का उस पैथोजन के लिए या उस वायरस और बैक्टीरिया के लिए बहुत स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, कि पहले शुरू इस साइड पे हुआ है, उसके बाद ये अगर रात को बढ़ता है या दिन में बढ़ता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि है तो इन्फेक्शन ही। लेकिन अगर माँ और बेटा है, तो माँ को सुबह को तकलीफ है तो बेटे को शाम को तकलीफ है, विद द सेम वायरल फीवर। तो ये उनकी बॉडी की इम्यूनिटी का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। तो हम ये सिम्टम्स जो है उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वी विल कैच दो सिम्टम्स, उसके ऊपर जो दवाई निकलती है उस पर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी सुधर जाए और वो ठीक कर दे। इसलिए हम ये कभी नहीं कहते कि हम वायरस पे एंटीवायरल दे रहे हैं या एंटीबैक्टीरियल दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इम्यूनिटी पे, जो अपने सिम्टम्स हमें दिखा रही है कि इस इन्फेक्शन की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। सो व्हेन वी एम्पावर द इम्यूनिटी, वो इन्फेक्शन को ठीक कर देते। इसलिए जो बोलते हैं ना, जड़ से ठीक करना, इट इज़ दैट। अच्छा, एक होम्योपैथिक की तो इसका इलाज देखना पड़ता है। अगर फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल सिम्टम्स के साथ आ गए तो अच्छा इलाज हो जाता है, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस कम है, हमारे पास पेशेंट तभी होता है जब उसका ऑलरेडी फैल चुका है कैंसर, तब दूसरे थेरेपीज़ भी चालू होती है, दूसरे ट्रीटमेंट भी चालू होते हैं। एट दैट पॉइंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत रहते हैं। कभी कभी सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स के लिए ट्रीटमेंट करती हूँ मैं, कि ये हमारा दवाई चल रहा है, बस साइड इफ़ेक्ट है, उसके लिए आप दवाई दे दो। कभी कभी ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है या न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके लिए दवाई दे दो। ऐसा भी है कि मेन डिजीज़ पे भी हम दवाई देते हैं इन कॉम्बिनेशन, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट में है।
तभी भी हम दवाई देते ताकि उस डिजीज़ का कोर्स थोड़ा ऑल्टर हो जाए। एंड फोर्थ, ऐसे भी स्टेज आते हैं कि इतना एंड में पता चला है कैंसर के बारे में कि सामने से डॉक्टर बोल देते आप इसका इलाज मत करो क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे टाइम पे टू गिव एन ईजी वे आउट हम तभी भी दवाई देते हैं कि अगर बहुत पेन्स है कि जी नहीं पा रहे पेन्स के साथ तो उसके लिए दवाई देते हैं। सो एट डिफरेंट स्टेजेस देर आर डिफरेंट ऑप्शन। जैसे पहले अगर इनिशियल स्टेज है तो इट इज़ अ आइडियल स्टेज वेर वी कैन डू मैक्सिमम वर्क। ऐसे स्टेज में है जो फेल चुका है, दूसरा है, तो उसमें भी हम देते कि चलो जो है तकलीफ वो भी कम हो जाए। और लास्ट जिसमें दवाई नहीं दे सकते दूसरी कोई क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएंगे, उसमें भी ट्रीटमेंट कर दे फॉर एन ईजी डेथ। ओके, अच्छा होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसका मेन कारण ऐसा है कि हम बीमारी के ऊपर दवाई दे नहीं रहे, हम बीमार आदमी को दवाई दे रहे हैं और उसकी इम्यूनिटी खुद को ठीक कर रही है, इसलिए साइड इफेक्ट का कोई चांस ही नहीं। कैंसर पे मुझे बेहद दिलचस्पी है इसमें काम करने के लिए। 2010-2011 से मैं केसेस देख रही हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट किए सब केसेस, और अभी तीसरी किताब जो मैं पब्लिश करना चाहती हूँ वो उन्हीं केसेस के ऊपर है, जिसपे एक प्रैक्टिशनर को क्या डायलेमा आता है, उसमें कैसे निर्णय लेने पड़ते हैं और केस कैसे हाउ इट प्रोग्रेसेस, ये सब मैंने मेंशन किया है हर एक केस में रिपोर्ट्स के साथ, ताकि जब एक स्टूडेंट और एक अर्ली प्रैक्टिशनर वो देखे तो उनको पता है जब ये केस आती है तो हमारे सामने ये चैलेंजेस आने वाले हैं, पेशेंट को ये तकलीफ आने वाली है, एंड दे ऑलरेडी आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस कम थे पहले। सो एज डॉक्टर्स हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। सो ऐसा है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स को इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़े। वी एक्चुअली कीप अ रेडी बुक फॉर देम, जैसे वो थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हैं। तो माई थर्ड बुक इज ऑन कैंसर, उस पर काम शुरू है और ये मेरा क्या बोलूँ ड्रीम कि सबको कैंसर से मुक्ति मिले, उस बुक से आपके पढ़े। कब तक आएगी किताब आपकी? ये साल के एंड तक आनी चाहिए। क्या बात, ये मेरा 2011 से देखा हुआ सपना है अभी। क्या बात, तब से मैं केसेस इकट्ठे कर रही हूँ। ओह गुड। आईबीएस रोग के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज है? सर, ये आईबीएस है जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। इस बीमारी में पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो जाता है, कभी कब्ज, कभी जुलाब, कभी दोनों, इतना कि पेशेंट खाने से भी डरते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि वो इतना खाने से डरते हैं कि उनको 10-12 किलो वेट लॉस भी बहुत कॉमन है और सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। इसलिए पेशेंट और भी हताश हो जाता है कि इतना सारा प्रॉब्लम है, ज़िंदगी जी नहीं पा रहा हो और सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। इसलिए वो बहुत पहले तो कोई होम्योपैथी में आता नहीं, इधर 2-3 जगह पे ट्रीटमेंट लेके फिर हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इसमें हमने जो देखा है वो ये है कि जिनको एंग्जाइटी, चिंता करने की बहुत आदत है और जिनके लाइफ में ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे बहुत चिंता बहुत सालों के लिए है, उनको ज़्यादा करके इरिटेबल बाउल हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो इन सच केसेस जब हम जड़ से इलाज करते हैं तो वी टेक अ मेडिसिन विच हैज़ एक्शन ऑन द इंटेस्टाइन या तो गैस्ट्रिक सिस्टम पे, और विच हैज़ एंग्जाइटी इन द माइंड। ये दोनों को कंबाइन कर जो माइंड बॉडी कोरिलेशन है। तो अगर मैं ऐसा दवाई चुनूँ जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीफ का एलिमेंट है या एंगर का एलिमेंट है तो शायद वो काम ना करे, क्योंकि आईबीएस में ज़्यादा से ज़्यादा एंग्जाइटी देखी गई है। तो जब ऐसा दवाई चुनते हो तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव हिट एट द कोर इमोशन। जी मैम, आपके सामने डायबिटीज़ के मरीज आते हैं? डायबिटीज़ का जो रेट है या जो पेशेंट की संख्या बहुत बढ़ गई है। अनफॉर्चुनेटली अभी ये यंग बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, बहुत यंग लोगों में देखा जाता है और दे ऑलवेज आस्क अस कि होम्योपैथी में कुछ है क्या। और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ अगर आपको डाइट करना है और एक्सरसाइज करना है तो आई डेफिनेटली कैन। अर्ली स्टेजेस में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ये बन चुका है क्योंकि लोगों ने खेलना बंद कर दिया है, बच्चों ने, और सब टीवी के सामने बैठे, मोबाइल के सामने बैठे, और जो खा रहा है वो भी जंक है। अगर हेल्दी भी खाते तो बात अलग है, वो भी नहीं है। एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, गलत खा पी रहे, सो रहे गलत टाइम पे, नींद पूरी ना होना एक शाप है जो हमारी इस पीढ़ी को लग चुका है। अच्छा, होम्योपैथिक में खाने को लेकर बड़ा परहेज होता है, जरा कुछ उस पर प्रकाश डालिए। सर, मैं ज़्यादा परहेज तो नहीं बोलती हूँ, मैं कॉफ़ी और कैम्फर हमेशा बोलती हूँ। कॉफ़ी और कैम्फर मतलब कपूर, हाँ। क्योंकि बीमारी को उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी जो होम्योपैथिक दवाई है उसका असर कम हो जाता है कपूर के अगर कांटेक्ट में आ जाए तो। जैसे कि अगर मैंने दवाई ले ली और 15 मिनट बाद कॉफ़ी पी ली तो दवाई लगभग नहीं लेने के बराबर है, ज़ीरो हो जाता है इफेक्ट बॉडी का। ये अभी दवाई का प्रॉब्लम है। हम दवाई जब देते तो 15 मिनट आगे कुछ नहीं खाना है, 15 मिनट बाद कुछ नहीं खाना है, ये बोलते पेशेंट को। दवाई चूज़ के लेनी है क्योंकि हमारी दवाई पेट के अंदर जाके काम नहीं करती है, गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन नहीं है इसका।
टंग के नीचे जो नर्व्स है, टंग के ऊपर जो नर्व्स है, वहाँ से दवाई पिकअप होती है। ओके। तो अगर ज़बान के ऊपर कुछ भी टेस्ट रहे या स्मेल रहे तो इट कैन स्पॉइल द मेडिसिन। इसलिए हम लोग उस बारे में बहुत कॉशियस है। इसीलिए बहुत बार कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन भी परहेज में आ जाता है कि आप ये मत खाइए, क्योंकि उसका अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रह जाता है माउथ में तो वो दवाई का असर ख़त्म कर सकता है। मतलब ये कि होम्योपैथिक जब हाँ। आप दवा कर रहे हैं हाँ। तो इन चीज़ों से बचिए यस, कि यस। कॉफ़ी मत पीजिए, हाँ, कपूर से दूर रहिए, हाँ, हाँ, और लहसुन प्याज कम हाँ, खाइए, कच्चा। उससे आपको फायदा। हाँ। मैम, हार्मोनल बदलाव आपके सामने ऐसे मरीज आते हैं तो उसका इलाज आप कैसे करें? सर, हार्मोनल बदलाव में कॉमनेस्ट है थायराइड और पीसीओडी। थायराइड के लिए स्ट्रेस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, थायराइड थायराइड ग्लैंड, औरतों में ज़्यादा होता है क्या? यस, क्यों? स्ट्रेस की वजह से। और इन जनरल ये बीमारी ऐसी है कि औरतों में ही ज़्यादा होती है। ओके। अभी हम देखेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये बीमारी ऑटो इम्यून, जो जेंट्स में ज़्यादा रहती है, एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस है विच इज़ ऑल्सो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, लेकिन वो लेडीज़ में ज़्यादा रहती है। सो दिस इज़ अ प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द डिजीज़। वैसे ही थायराइड, हाइपोथायराइड इश्यूज जो है वो महिलाओं में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बहुत कॉमन है अभी, और इनका इलाज बहुत अच्छे से होता है। जितना जल्दी आ सके पेशेंट उतना अच्छा है। इसके पीछे ऑलवेज एंड ऑलवेज बहुत सारा स्ट्रेस है जिसके हम डिटेल्स लेते हैं। थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो छोटे से छोटे स्ट्रेस को भी रिस्पॉन्ड करती है। इसलिए अगर बहुत टाइम से कुछ स्ट्रेस चल रहा है तो थायराइड इश्यूज होना बहुत कॉमन है, और इसमें भी ज़्यादा करके फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। दूसरा है पीसीओडी। पीसीओडी का कैसा है, अभी जो लाइफस्टाइल बदली है, बच्चे खेल नहीं रहे, बच्चियाँ खेल नहीं रही है, जंक खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न बहुत बड़ा है। जैसे 15-16 साल की उम्र में वज़न इतना बड़ा है जो हमारे जनरेशन का 40 साल में होता है। उसकी वजह से पीसीओडी के केसेस बढ़ गए। जैसे मैं जब स्टूडेंट थी और हम लोग पीरियड्स की हिस्ट्री लेते थे तो ऐसा लगता था कि 20-30 लड़कियों में एक को बराबर पीरियड्स नहीं आ रहे। आज जब हम 30 लड़कियों के केसेस लेते हैं तो 7-8 को नॉर्मल पीरियड, 10 को नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और 20 को नहीं आ रहे। दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड, और वो इसी की वजह से हुआ है क्योंकि खेलना बंद कर दिया और जंक खाना शुरू कर दिया। तो जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पीसीओडी के, तो मैं पहले उनको यही बोलती हूँ कि अगर आप डाइट करोगे, डाइट मतलब नॉर्मल फूड खाना है, ऐसा भी नहीं कि मत खाओ, बस जंक मत खाओ, और एक्सरसाइज करो। क्योंकि हम 24-25 की उम्र तक खेलते ही थे, ये लोग 15-16 में ही नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से फैट बर्निंग ही नहीं है। तो आपको खेलना है और अच्छा खाना खाना है और दवाई लेनी है, क्योंकि अगर ये दो करते, अच्छा खाना खाते और खेलते, तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं चाहता हूँ कि अपने ऑडियंस से ज़रा कुछ बताइए इस पे कि भाई खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। बचपन में खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, ये दवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बराबर करोगे तो दवाई लगेगी नहीं, डॉक्टर को मिलने की नौबत ही नहीं आएगी। क्या और बचपन का यही तो है, खेलना कूदना ही तो जो अब बचपन बंद है। हो चुका है। अच्छा, इसके थायराइड हुआ है, कैसे समझ में आता कि आपको कुछ ऐसे लक्षण कैसे दिखते हैं? हाइपोथायराइड इज़ द कॉमन फॉर्म, जहाँ पे थायराइड फंक्शन कम हो गया है, थायराइड हार्मोन्स शरीर में कम मात्रा में है, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट इज़ ओबेसिटी। जैसे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राइनेस आती है, डलनेस है, जैसे आलस बढ़ जाता है, सोचने का स्पीड कम हो जाता है, चलने का, काम करने का स्पीड कम हो जाता है, एक लेथार्जी आ जाती है, एंड इट लुक्स सिमिलर टू डिप्रेशन, जैसे बहुत स्लो हो जाते हैं। सडन वेट गेन जब होता है तब हम पहले थायराइड का टेस्ट करा लेते हैं। Okay. आजकल शुगर बहुत ज़्यादा सुनने में मिला कि हर मतलब 10 आदमी में 4 आदमी में शुगर। हाँ, उसके लक्षण और उपाय क्या है होम्योपैथिक में? शुगर के लक्षण है, पहले इनिशियल कि हम इसको पॉलीडिप्स, पॉलीयूरिया, जैसे बहुत भूख लगना, बहुत पेशाब होना, ज़्यादा करके रात को ये उठ के जाते हैं, और बहुत प्यास लगना। ये जब शुरू हो जाता है कि रात को उठ के हमको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तब हमको पता है हमको इनका ब्लड शुगर करा लेना है। Okay. या बहुत भूख लगती है लेकिन वज़न नहीं बढ़ रहा है, वज़न तेज़ी से घट रहा है, तभी भी हम इनका ब्लड शुगर करा लेते हैं। अच्छा। अगर इनिशियल स्टेजेस में होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करेंगे, जो यूजुअली होता नहीं है, पहले पेशेंट क्या करते हैं, सिम्टम आ गए, ब्लड शुगर देखते और पहले डाइट करने का सोचते हैं। 1-2 महीना अच्छे से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 1-2 महीना अच्छे से डाइट करते, फिर तीसरे महीने में वापस डाइट थोड़ा कम करना या लूज़ हो जाता है, फिर वापस ब्लड शुगर बढ़ता है। यूजुअली दे स्टार्ट विद एलोपैथिक मेडिसिन विच इज़ ओके, बट इनको आप इनमें भी अगर आप देखेंगे तो द मेजर प्रॉब्लम इज़ बैड लाइफस्टाइल, कम सोना, बाहर का खाना खाना। एक चीज़ अगर आप घर में बनाओ उसका कैलोरी काउंट देखो, और वही चीज़ आप होटल से लाओ, इसका अगर कैलोरी काउंट आप देखोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
ऊपर से ये फ्रेश है और ये स्टेल है, मतलब न्यूट्रिशन भी नहीं है और कैलोरीज भी ज़्यादा है, और वही हम खा रहे हैं इन अ हाई स्ट्रेसफुल लाइफ नाउ। एक्सरसाइज कम हो गया है, सिर्फ यही कारण है कि हमको डायबिटीज़ जल्दी हो रहा है। सो बेसिकली जिस दिन डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, ब्लड शुगर एरर शुरू हो जाते हैं, उसके कई साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बॉडी में। बॉडी बहुत प्रयत्न करती है कि ये बढ़े नहीं, लेकिन जब उसका सब डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं हम उसके, जो फेल हो जाते हैं, तब सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डाइट कर करके वो 2-3 महीना डाइट किया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर दवाई शुरू कर देते हैं। अच्छा, होम्योपैथिक दवा जो यंग पे ज़्यादा जल्दी शूट करता है कि जो ओल्ड एज के हैं उन पे ज़्यादा जल्दी शूट? दोनों पे अच्छा जल्दी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज हैज़ नो प्रॉब्लम। ओके मैम, होम्योपैथिक टाइम लेता है, ठीक, और कभी ऐसे मरीज मिले हैं, कोई ऐसा अनुभव बताइए कि चिढ़ गए हो, कह रहे मैडम ये तो सही है, इतना दिन से दवा कर रहे हैं और फायदा ही नहीं हुआ, कुछ ऐसा एक अनुभव कोई बताइए। सर ऐसे अनुभव बहुत आते हैं, और ये ज़्यादा करके यंग प्रैक्टिस में आते हैं। एक ऐसे ही होता है, एक लेडीज़ आई थी एक्जिमा के लिए, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो वो ब्यूटिशियन थी, तो उनका प्रॉब्लम था कि मुझे अपने हाथों से काम करना है, मैं क्लाइंट से काम करती हूँ, बोलते आपके हाथ में एक्जिमा है तो आप हमको तो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए वो थोड़ी जल्दी में थे। और मैंने केस लिया था, प्रिस्क्राइब किया था, कुछ भी करके दवाई सही नहीं बैठ रहा, तो इसलिए मैं आपको उनको पूछ रही थी कि आप कैम्फर के एक्सपोजर में आते हो, कि आप कॉफ़ी पीते हो क्या, ऐसे कुछ करते हो क्या? बोले नहीं। सिर्फ कोई दूसरा है क्या जो ये यूज़ करता है कैम्फर, कॉफ़ी, एनीथिंग जो आपको भी देते हैं? बोले नहीं। ऐसे कर करके वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। मैंने बोला नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दवाई आप पे काम नहीं कर रही, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला आप आपके इधर जाओ, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसको जरा बॉटल घुमा के पीछे देखो उसमें कैम्फर है क्या। तो शी सेड 2-3 प्रोसीजर वो रोज़ करते हैं, उसकी जो एक बॉटल थी उसमें देयर वाज हेवी कैम्फर इन दैट। तो ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, उनके प्रोडक्ट्स थोड़ी हमको पता है। तो फिर उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट यूज़ करते टाइम मैंने ग्लव्स पहनना शुरू कर दिया है, और उसके बाद आई वेंट बैक टू द फर्स्ट मेडिसिन दैट आई गिव हर। इसमें 8 महीने निकल गए, उसके बाद वो जल्दी ही ठीक हो गए, लेकिन मुझे उनसे डांट पड़ी थी जबकि मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। हाँ, इसे भी झेलना पड़ता हाँ है। हाँ हाँ। मैम, जैसे आप केस हिस्ट्री लंबा लेती हैं, सब जानकारी देती हैं कि उसके बारे में सब पता करती हैं, लेकिन आजकल ऐसे ऐप आ गए हैं कि मिनटों में काम हो रहा है, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? सर मैंने ये ऐप्स देखे, मेरे पेशेंट्स ने मुझे ये ऐप्स दिखाए, सिखाए। जो दवाई निकल के आती है, ये बहुत अच्छी दवाई निकल के आती है, बहुत बार जो मैंने प्रिस्क्राइब की है वही दवाई निकल के आती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि वो दवाई कौन सा देना है, कौन सी पोटेंसी में देना है, कितना रेपिटेशन करना है, कब बंद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो ऐप नहीं बोल सकते। इसके लिए आपको डॉक्टर होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो 5.5 साल का यूजी है, 3 साल का पीजी है, उसके बाद 10 साल के पेशेंट देखने हैं, उसके बाद ही आप जजमेंट आता है आपको कि कब दवाई बंद करनी है या कौन सी पोटेंसी में देना है, कितना रेपिटेशन देना है, ये ऐप नहीं बोलता है। अगर वो कहते हैं तो इट इज़ अ वेरी बुकिश नॉलेज, जो समरी निकाली है इतने सारे बुक से वो आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज ज़माना इतना बदल गया है कि जो दवाई मैं हफ्ते में 2 बार देती थी 8 साल पहले, वो मैं आज हफ्ते में 4 या 6 बार दे रही हूँ। थिंग्स हैव चेंज, स्ट्रेस चेंज हो गया है, तो जो डेटाबेस है दैट इज़ नॉट अप टू डेट। इसलिए प्रैक्टिस में जो है, जिनको अनुभव है रोज़ की प्रैक्टिस का, दे कैन डू बेटर देन एआई। तो इसका मतलब ऐप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है? नहीं। इतना प्रचार क्यों हो रहा है उसका? नई चीज़ है ना, नई चीज़ है हाँ, इसलिए। ऊपर से शॉर्टकट है, शॉर्टकट, सबको हाँ, ही कि पसंद आज है सबको शॉर्टकट। आदत हो गई शॉर्टकट का। मुझे पेशेंट्स खुद के सिम्टम डाल के या वो ऐप से दवाई निकाल के भेजते हैं कि मेरे ये लिस्ट आ रही है दवाई, इसमें कौन सा लूँ। तो ये शॉर्टकट उनके लिए अच्छा है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है उनके लिए कि चलो जो डॉक्टर कर रहे हैं वो हम भी करेंगे ऐसा। लेकिन गलत है, ये तो हाँ, गलत है, हाँ, वेरी बैड। यस, क्योंकि हम जब क्लेम करते हैं ना कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का हमारे पास सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है दवाई उतनी डीप एक्टिंग है। तो अगर दवाई इतनी डीप एक्टिंग है तो जिनको जानकारी नहीं है उनको ये नहीं लेनी चाहिए। मतलब ये है कि हेल्पफुल है तो उतना नुकसान भी है। हाँ, अगर गलत लिया तो नुकसान है। मैम, आजकल एआई हर जगह है, सब कुछ बदल रहा है, होम्योपैथिक में इसकी क्या भूमिका है? सर होम्योपैथिक इतना इंडिविजुअल साइंस है ना कि हम हर एक बीमारी को, सपोज 5 पेशेंट्स हैं हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के, 5 को अलग दवाई मिलती है। इतने इंडिविजुअलिस्टिक और टेलर मेड साइंस के लिए एआई बहुत छोटी चीज़ है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ना वो इमोशंस को नाप पाएंगे, ना उसको उतने मात्रा में ले पाए। अगर 3 इमोशंस फील किए पेशेंट ने तो उसमें एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट है और एक वीकेस्ट है, तो ये तीनों आप डालेंगे तो आपका दवाई गलत जाएगा। इसमें वही डालना है इम्पोर्टेंट इमोशन जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है।
एक चेंज आ गया उनमें, तो वो चेंज, उसका जो सेट ऑफ सिम्टम और पहले उसका सेट ऑफ सिम्टम, इसके बीच में जो गैप है, वहीं से दवाई निकलती है। अब इस सब के लिए डॉक्टर का तजुर्बा और डॉक्टर की रीडिंग चाहिए, ये एआई नहीं कर सकता। एआई आपको 5 दवाई देगा, और मैंने बहुत बार देखा है कॉन्ट्रास्ट दवाई आती है, अगर ये दवाई आती है तो ये आ ही नहीं सकती, वो दोनों आ जाते हैं जब आप ऐसे सिम्टम फीडिंग करते हो। तो एक डॉक्टर को पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, दोनों दवाई एक पेशेंट में आ ही नहीं सकते। इसके लिए रीडिंग और तजुर्बा ही चाहिए। और होम्योपैथी बिकॉज ये इतनी इंडिविजुअल साइंस है, मुझे डाउट है कि एआई इसमें कुछ योगदान दे पाएगी। एआई विल फॉल शॉर्ट। ना? इसका मतलब कि आप एआई पे ज़्यादा विश्वास नहीं बिल्कुल करेंगे। नहीं। हाँ अगर आप कुछ करते भी हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स भी सालों साल, मैं आज भी पढ़ रही हूँ, सालों साल पढ़ने के बाद भी ऐसा साइंस ही आपको रोज़ कुछ नया सीखने मिलता है। तो ये मैंने जैसे पहले कहा 5.5 साल का यूजी, 3 साल का पीजी, उसके बाद डॉक्टर के सीखते हैं, उस पर आज भी पढ़ रहे हैं। वो आप डाल के, इट इज़ वेरी मतलब हर बहुत आदमी, रिस्की है। हाँ हाँ इट्स वेरी बैड। Yes. अच्छा, अब अच्छे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मम्मी पापा हाँ। को बेचारे पता हाँ, नहीं, हाँ। बच्चों ने मोबाइल पे डाटा डाटा हाँ, डाला, हाँ। अरे ये दवा लेके आओ, हाँ। और कल को नुकसान हुआ तो इसका मतलब कि फिर सर ऐसे हुआ है, मुझे एक 18-20 साल की लड़की का बेंगलोर से फ़ोन आया था कि मुझे ये दांत का तकलीफ है। मैंने बायोकेमिक दवाई उनका चालू था, ऐप पे देख के मैंने ये दवाई शुरू कर दी, बाप रे। ये काम करेगी क्या? तो 12 मेडिसिन रहते हैं उसमें। मैंने बोला देखो आप 6 दवाई तो ले ही रहे हो, 6 दवाई तो उन्होंने शुरू ही कर दी थी ऐप का पढ़ के, अगर उससे नहीं होता है तो बाद में देख लेंगे, आधा तो दवाई ले लिया आपने। ऐसा करते, अगर वो मेरे पास आते या किसी डॉक्टर के पास जाते बिल्कुल, fact। तो उनको एक ही दवाई मिलता, क्योंकि प्रॉब्लम इज़ वेरी स्मॉल। लेकिन उसके लिए सब ले लोगे तो कुछ तो काम करेगा ही, नुकसान तो ऐसा करेगा है। ही करेगा। हाँ, काम भी करेगा और नुकसान भी नुकसान भी करेगा। करेगा, बिल्कुल। तो जब डॉक्टर के पास जाते वो 6 का एक ही दवाई देते और उससे नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि कब रुकना है। इसका मतलब ज्यादा विश्वास हाँ। मत करो, डॉक्टर के हाँ, पास जाओ जरूर। हाँ। मैम, एक डॉक्टर की लाइफ इतनी व्यस्त होती है, उसके बाद भी आप बहुत समाज सेवा कर रही हैं, कुछ उसके विषय पे विस्तृत बताइए। सर समाज जिस दिशा में जा रहा है, मुझे लगता है हर बुद्धिजीवी को समाज सेवा करनी चाहिए, हमें अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि हम जो अपने लिए काम करते हैं वो अलग है, हमारा एम्बिशन है, हमारे सपने हैं, लेकिन समाज को हमारी बहुत ज़रूरत है, और वो तभी पता चलेगी जब आप समाज कार्य के लिए उतरोगे। ऐसा लगता है जितना कर रहे उतना कम है, इसलिए मैं मैक्सिमम, जैसे मरीज़ों की भी सेवा कर रही हूँ, अपने हमने बोला एंटी एडिक्शन, उस पर भी काम कर रही हूँ। अभी हम लोग जो अनाथ आश्रम है उसके लिए भी काम करने का सोच रहे हैं। जैसे किसी अनाथ बच्चे का हमने एजुकेशन फंडिंग कर दिया, या उनको कपड़ा सिला दिया, या उनके लिए एक दिन का खाना दे दिया, ये भी चल रहा है। इतने लोगों को हमारी ज़रूरत है कि हम अगर ज़िंदगी भर भी ये काम करें तो कम पड़ जाए, कम पड़ेगा, बिल्कुल। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कुछ बड़ा काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है जो हम अभी तक नहीं निभा रहे थे। हर बुद्धिजीवी को ये करना ही चाहिए। सर्वम फाउंडेशन अभी मैंने नया ही लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से अभी मैं समाज सेवा करूँगी इसके आगे। अभी तक मैं इंडिविजुअल लेवल पे कर रही थी, अभी इसके माध्यम से करूँगी, और बहुत अच्छा, इससे भी ज़्यादा करूँगी, ये मैंने सोचा है, और मैं ये करूँगी। तो ये आप किसी के सहयोग से करती हैं, खुद सेल्फ? अभी तो मैं खुद से ही कर रही क्या? हूँ, मेरे साथ मेरे डॉक्टर्स की टीम है, जिनके सहयोग के बिना ये नहीं होता था। अब मेरे पापा तो रहते ही है, पापा का हाँ, तो- सो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। सब बहुत सारे लोगों का ये सपना है, और हर एक जन रुकते कि कोई करे तो हम भी ज्वाइन करें। तो हमने सोचा हमको ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो मैंने ये इनिशिएटिव ले लिया, एंड लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन मी, और हम आगे लेके जाएंगे इसको। बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत की है। क्या बात, क्या बात, बहुत। सर्वम का मीनिंग है सर्वारंभ, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ गुड चैरिटी वर्क जो मैं करूँगी। क्या बात है, वेरी गुड, सेवा जिम्मेदारी है सर। वेरी गुड। और हर व्यक्ति की ये सोच होनी चाहिए। मैम, होम्योपैथिक के भावी डॉक्टर के लिए कुछ आप काम कर रही हैं? सर जैसे समाज के लिए काम शुरू हुआ, सबसे पहले मैंने काम हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भावी पीढ़ी के लिए ही शुरू कर दिया। इस पे काम मैं अलग अलग स्तर पे कर रही हूँ। एक तो किताबें लिखी 2, जिसके बारे में बात करूँगी मैं। उसके साथ मैंने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बना दिया, आइकॉनिक होम्योपैथ्स भारत, आइकॉनिक विमेन होम्योपैथ्स भारत। यहाँ पे हमारे देश भर की 1000 से ज़्यादा महिला डॉक्टर एक प्लेटफॉर्म पे है। महीने में 2-3 लेक्चर होते हैं हमारे, जहाँ से जूनियर मोस्ट डॉक्टर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सीनियर मोस्ट डॉक्टर। तो हमें अभी पूरे देश के होम्योपैथिक डॉक्टर्स की आइडिया है कौन किधर प्रैक्टिस करता है। अगर किसी पेशेंट को रिमोट एरिया में जाके दवाई देना है तो इससे पेशेंट्स का भी फ़ायदा हो गया है और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कॉलेज में भी सिखा रही हूँ, मैं लेक्चर्स लेती हूँ लास्ट ईयर के लिए।
जिससे कि लास्ट ईयर एक ऐसा साल है जहाँ पे वो डिसाइड कर रहे होते कि हमको होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है, ये कितना कमर्शियली वायबल है, क्या हम कमा पाएंगे, क्या हम फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, क्या हमें घर ले पाएंगे, गाड़ी ले पाएंगे। क्योंकि वो उनके फ्रेंड्स को देख रहे हैं जो इंजीनियरिंग में है, जो सब कर रहे हैं, तो उनको 4th ईयर इज़ द क्रिटिकल टाइम। यहाँ पे डिसाइड होता है कि वो डॉक्टर प्रैक्टिस करेगा या किसी और जॉब में खुद को एनरोल कर लेगा। तो इनको मैं सिखा रही हूँ। उसके अलावा जो 2 बुक्स लिखे हैं, इन बुक्स पे मैंने बहुत मेहनत की है। जो फर्स्ट बुक है वो यंग प्रैक्टिशनर के लिए है। उस बुक की खासियत ये है कि इस बुक को जो हमने लिखा है, 11 डॉक्टर्स, हमारे जो 11 पायोनियर्स है, वो डॉक्टर्स एक दवाई के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं उस दवाई के सार के बारे में, वो हमने हर एक लाइन 11 बुक से रेफरेंस करके जिस डॉक्टर ने उस लाइन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है उसको ऐड किया है। सो जब एक स्टूडेंट ये बुक खोलते हैं तो वो 11 बुक्स खोल रहे हैं। और हमारे में डेटा इतना है होम्योपैथी में कि जब तक हम डॉक्टर बन जाते हमने सब बुक्स पढ़े नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए इतना सारा है। सो मैंने इनका काम आसान कर दिया है कि आप एक बुक खोलो, उसमें आप 11 डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं उस दवाई के बारे में वो देखो, और इससे पेशेंट बेनिफिट मैक्सिमम हो जाता है। सो दिस इज़ डेफिनेटली फॉर अर्ली प्रैक्टिशनर, और इस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये बुक जो है दोस्तों, ये बुक है, आप देख लीजिए। आप अच्छा, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है? यस सर, कहाँ पे, अमेजोन, अगर कोई लेना चाहे तो कहाँ पे? अमेजोन से आप मंगा सकते हैं बुक। ओके, तो दोस्तों ये बुक है, आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। और मैम ने बहुत अच्छा लिखा है, आप देखिए, पढ़िए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी मैम, और आप बता रही थी? सर दूसरा बुक जो लिखा था वो मेरे जो क्रिटिकल केसेस है उसके एक्सपीरियंस के लिए लिखा था कि ये दवाई है, ये क्रिटिकल केसेस में काम आती है। जैसे एक डॉक्टर की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, सोचो 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, फिर उनको जो डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं, तब होता है ऐसे कि प्रैक्टिस बढ़ जाती है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन केसेस हैवी आने वाले हैं। तो जब एक रेडी रेकनर है कि जो को ये केस आ गया, उसमें ये दवाई के बारे में आप सोचिए और वो प्रिस्क्राइब कीजिए। उस बुक की खासियत ये है कि अगर मेरे पास फुल डिटेल भी नहीं है, पेशेंट रिमोट एरिया में, ये हमने कोविड के टाइम बहुत देखा था कि एक्सेस नहीं था, मेरा पेशेंट नहीं है, मुझे दवाई पता नहीं है, बस इन्वेस्टिगेशन, एक MRI या CT का रिपोर्ट है हाथ में, तब आपको कैसे प्रिस्क्राइब करना है। एक MRI का रिपोर्ट पढ़ के आप कैसे सोचोगे कि ये अगर पेशेंट को तकलीफ हुई है तो इसका प्रोग्रेशन क्या है, या दूसरे पेशेंट से अलग कैसे है, उसमें भी इंडिविजुअलिस्टिक लेके एक है कि उस टाइम पे क्रिटिकल कंडीशन में हेल्प करना विदाउट एनी मच केस। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम, हम 1.5 घंटा केस लेने बैठ जाते हैं, तब हमको पता है क्या करना है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट केस नहीं दे पाता है, तब क्या करना है, यहाँ पे एक यंग डॉक्टर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके लिए ये सेकेंड बुक है, ताकि वो क्राइसिस भी संभाल सकते हैं प्रैक्टिस में। उठाइएगा। हाँ। दिस इज द बुक अनलॉकिंग बोगर साइनोप्टिक की पार्ट 2। अभी ये जो बोगर है, हमारे डॉक्टर CM बोगर है, इन्होंने जब प्रैक्टिस की थी तो वर्ल्ड वॉर का ईरा चालू था, इसलिए बहुत डिटेल केस टेकिंग के अलावा बहुत पैथोलॉजिकल सिम्टम्स या सेप्सिस के सिम्टम्स या ग्रोथ वुंड्स और ऐसे पैथोलॉजिकल फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा थे, तो उन्होंने उस पर बहुत काम किया है। इसलिए जब हम ऐसे पेशेंट्स को देख रहे हैं जिनमें ज़्यादा करके क्रिटिकल सिम्टम्स है या हमारा ज़्यादा एक्सेस नहीं है पेशेंट्स को, सो बोगर साइनोप्टिक की इज़ द बुक विच विल गिव यू अ गुड आइडिया कि ये केस को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने लेकिन केस को सिनॉप्सिस को इतना शॉर्ट कर दिया कि यंग डॉक्टर को समझता नहीं हाउ टू डिकोड इट। तो इसलिए पहले बुक में उसका विस्तार किया और दूसरे बुक में उसकी प्रैक्टिकलिटी बताई है मैंने, हाउ यू कैन प्रैक्टिकली अप्लाई इट। तो ये काम, तो ये भी बुक है उपलब्ध Amazon पे? दोस्तों देख लीजिए, ये बुक है, बी जैन पब्लिशर्स के थ्रू ये बुक पब्लिश हुई है, इसलिए इट हैज़ गॉन इंटरनेशनल ऑल्सो, इंडिया, USA, यूरोप, ये हर जगह अवेलेबल। अरे वाह मैम, ये कैसे टाइम निकाल पाती हैं, मतलब समाज सेवा, डॉक्टर और ये लेखन कैसे मैनेज करती हैं? सर ये सालों साल का काम है। ये इस बुक लिखने की शुरुआत 2011 में हुई है, इंक्लूडिंग द थर्ड बुक विच इज़ कमिंग। इसका ये जो सोच है कि इस पे बुक लिखना है, ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज, ये सीनियर डॉक्टर्स ये कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स को ये डिफ़िकल्टी है, ये सब 10-12 साल मेहनत कर करके, कौन सा केस कैसे मूव होता है, कौन सा कैंसर कैसे मूव होता है, विच इन्वेस्टिगेशन टू डू व्हेन, ये सब तजुर्बे के बाद ही आप एक बुक निकाल सकते हो। क्योंकि जब एक यंग डॉक्टर वो बुक हाथ में ले ले, वो आपके पूरे तजुर्बे का फ़ायदा लेने वाला है। इसलिए बहुत जल्दबाजी में 1-2 साल की पढ़ाई में बुक निकालना ये व्यर्थ है। इसके लिए आपको बहुत टाइम काम करना है और ये धैर्य का काम है और फोकस और नॉलेज होगा तभी आदमी बुक लिख सकता है, ऐसा नॉर्मल आदमी तो नहीं लिख सकता। तो मतलब आप मैनेज कर लेती है सब। हाँ, क्योंकि सालों साल चलता है, फिर एक दिन आपको लगा हाँ चलो अभी इनफ डेटा है कि मैं कुछ बोल पाऊंगी, तो कंपाइल करके पब्लिश हो जाता है। क्या बात। मैम आप डॉक्टर हैं, आप लेखिका भी हैं, तो आप चुनौती सबसे ज़्यादा किस में है? समाज सेवा भी करती हैं,
तो चुनौती किसमें सबसे ज़्यादा आपको लगता है? प्राइवेट प्रैक्टिस में, क्योंकि हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स का कैसा है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आँख का देख रहे हैं या सिर्फ गले का देख रहे हैं या सिर्फ घुटने का देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। हम आँख की भी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, हम हार्मोन्स का भी कर रहे हैं, हम आर्थराइटिस भी कर रहे हैं, हम दूसरे ऑटोइम्यून भी कर रहे हैं, हम स्किन का भी कर रहे हैं, हम फीमेल्स के स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं जस्ट लाइक अ जनरल प्रैक्टिशनर। बट हम इंडिविजुअलिस्टिक साइंस कर रहे हैं, उस सब में हम मेन दवाई ढूंढ रहे हैं जो पेशेंट का दवाई है। इसलिए हमें सब ऑर्गन्स का और सिस्टम्स का, उनके डायग्नोसिस, उसका सब का नॉलेज रखना पड़ता है। जैसे एक चेस्ट फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा है तो उनके पास उतने ही लोग जाते हैं जिनको चेस्ट की तकलीफ है। हमारे पास वो भी आते हैं और सब आते हैं। सो वी नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। प्लस चैलेंज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक टेलर मेड दवाई देना है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट प्रैक्टिस कर करके इट बिकम्स ईजी। वो डिफ़िकल्टी फिर नहीं लगती, लेकिन यंग या एज प्रैक्टिस में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो युवा होम्योपैथिक डॉक्टर, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? युवा होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आज ये चिंता सता रही है कि क्या वो होम्योपैथी से उतना पैसा कमा पाएंगे एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए। तो मैं उनको एक यही सलाह दूंगी कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बहुत पोटेंशियल है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और इफ़ यू आर रेडी थोड़ा स्ट्रगल करने के लिए, तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। लेकिन पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, मतलब हार्ड वर्क कैन नॉट बी लेफ्ट एज एन ऑप्शन। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, आपने अपने अच्छे टीचर्स को फॉलो किया है, तो आपको सक्सेसफुल होना ही है। मतलब ज़्यादातर ये सोचते होंगे युवा कि हाँ। हमें MBBS करें या वो हॉस्पिटल में अच्छा पैसा है सर, और होता इसमें कैसा कम है, है। हाँ, इधर ट्रेंड कैसा है, अभी दो दोस्त थे, एक गए होम्योपैथी, एक गए इंजीनियरिंग। ये जब 28 साल की उम्र में बाहर आते हैं, एक MD करके आता है और एक ने MTech कर लिया और 2 साल का जॉब भी हो गया, और ये जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। तो उसका जब आगे के 5 साल हो, लेट्स से बोथ आर 32, तो एक को पैकेज है प्रॉब्ली 60-70,000 और दूसरा कमा रहा है 20,000 जो डॉक्टर है। तो कहते हैं इससे अच्छा तो वही कर लेता। लेकिन अगर आप ये ग्राफ देखोगे, जो हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है और डीप स्टडी किया है, कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो सैलरीड है उनका परसेंटेज में इनकम बढ़ता है, लेकिन एक डॉक्टर का बाद में मल्टीप्लाई होता है। वंस यू गेट अ सर्टन बिजनेस, दिस इज बिजनेस और नौकरी में तो ये डिफरेंस है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और 10 साल के बाद दोनों का इनकम सेम रहता है, बिकॉज डॉक्टर्स विल मल्टीप्लाई। ये ग्राफ हमने देखे। सो इनका बढ़ते बढ़ते देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज। इनका ऐसा नहीं है, डॉक्टर का ग्राफ ऐसे बीच में ही बढ़ जाता है, देयर इज अ पीक। इसलिए, लेकिन कैसे, उसके पहले ही बहुत जन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं कंटाल करके कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। तो इसका मतलब कि आप थोड़ा वेट करोगे तो आपको सफलता जरूर। पेशेंस एंड हार्ड वर्क, होम्योपैथी प्रैक्टिस को ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, आप इतनी व्यस्त रहती हैं, आप अपना हॉस्पिटल भी देखती हैं, समाज सेवा भी करती हैं, अपने आप को संतुलित कैसे रखती हैं? सर, संतुलित रखने के लिए एक तो मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं और हर डॉक्टर बहुत अच्छी हेल्थ में रहते हैं, वो है पेशेंट से जो दुआ मिलती है। वो क्या बात? उसकी कहीं गिनती नहीं होती। हम दवाई देते हैं, वो पैसा देता है, ये दिखता है कि हमने दवाई दी, उन्होंने पैसा दे दिया। लेकिन जब आप एक अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जो दुआ मिलती है, उससे एक डॉक्टर की बहुत तरक्की होती है। और यो जो आशीर्वाद रहता है दुआ में तो बहुत, हाँ, दुआएं वो हमें ऐसी बहुत होती- आगे लेके हाँ, जाता है, बहुत लेके लाइक आती है। बहुत। सो यस, एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जब कभी बहुत कठिन दौर आता है, हाँ। तो आप किसको याद करते? मुश्किल आता है ना हर इंसान के दौर। भगवत गीता, फिर अर्जुन और कृष्ण संवाद पढ़ लेती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। कुछ दर्शकों को बताना चाहिए तो बताइए। सर, मेरी एक बचपन से आदत रही है कि व्हेन एवर आई एम इन अ डिफिकल्ट टाइम, मैं भगवत गीता के चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर देती हूँ, और इन कुछ आप श्लोक पढ़ेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाता है। वो ऐसी किताब है, वही है, भगवत गीता टेम्पल में नहीं लिखी गई है, वो युद्ध के मैदान में बताई गई है। क्या बात? तो आप जब अपने ज़िंदगी के युद्ध लड़ रहे हो या संघर्ष कर रहे हो, ये तभी सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है आपके लिए। बस आपको वो तब खोलनी चाहिए ना, आपको मोबाइल पे गेम खेलना चाहिए, ना इंटरनेट सर्फिंग, जो आजकल इंस्टा चल रहा है कि स्ट्रेस आ गया इंस्टाग्राम करते हैं, वो नहीं करना है। आपको वो किताब खोलनी है और वो बैठे ही है वहाँ पे आपका आंसर देने के लिए। मतलब कि आप जब ज़्यादा परेशान हो, हाँ। डिप्रेशन में हो, तो हाँ। आप अच्छी चीज़ें पढ़िए, Yes. गीता पढ़िए, क्योंकि उसमें सब आंसर है। सब आंसर। वो लिखी गई है ऐसे टाइम पे जब अर्जुन इतने हताश हो गए थे कि वो लड़ नहीं पा रहे थे अपने खुद के राइट्स के लिए, जबकि वो धर्म के बाजू में थे। तो मतलब जब अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम Yes. लोग तो हाँ। निमित्त मात्र हैं। हाँ, वो तो युद्ध के मैदान में खड़े थे, उनको सामने वाले को मारना था जो उनके खुद के थे, अटैचमेंट्स एंड एवरीथिंग। वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है गीता में।
तो हमारे तो वो छोटे छोटे युद्ध हैं। जी 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 वो तो सॉल्व हो ही हो जाएगा। जाएंगे। मैम, आजकल की जो महिलाएं, युवा, यंग हाँ। जनरेशन, उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि जो अपना एक लाइफ स्टाइल चेंज करें और आगे बढ़ें? महिलाओं में आज मैं जो देख रही हूँ, एक तो है कि एडिक्शंस का रेट महिलाओं में बहुत बढ़ गया है। एक बीच में स्लोगन आया था, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। ये महिलाओं ने और गर्ल्स ने बहुत सीरियसली ले लिया है, इसलिए उन्होंने वो सब चीज़ करने शुरू कर दिए जो गलत थे और लड़के कर रहे थे। तो ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का एक अपना अलग आदर है समाज में और उन्हें वो बनाए रखना चाहिए। एक्सरसाइज यस, गुड लाइफस्टाइल यस, और हाँ, करियर के लिए उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो जो उम्र है पढ़ने की वो वापस नहीं आई। इसलिए ये सब एडिक्शंस के पीछे लगने से अच्छा है आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि पीसीओडी बहुत बढ़ रहा है जंक फूड की वजह से। और यस, करियर पे ध्यान देना चाहिए। सर, आज द डिस्टर्बिंग ट्रेंड इज, हमारे पास जो एडिक्शन के केसेस है उसमें लड़कियों के केसेस बहुत ज़्यादा है और लड़कों के बहुत कम है। अच्छा, हाँ, तो जैसे कुछ बताना चाहिए, जरा बताइए। अभी इफ़ यू आस्क मी 10 में से कितनी लड़कियां सिगरेट पी रही होंगी, तो मेरे अनुमान से 8। अच्छा। हाँ, 10 साल पहले ये नहीं था। जब हम यंग डॉक्टर्स प्रैक्टिस में आए थे तब ये नहीं था, हम तो पूछते भी नहीं थे कि सिगरेट लेते हो क्या। अब ये अज्यूम किया जाता है, अनलेस द पेशेंट सेज कि सॉरी आई डोंट स्मोक। ये मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, इसीलिए हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा आ गए, क्योंकि जब एक लड़की अल्कोहल या दारू पीना शुरू कर देती है तब हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा पढ़ी लड़कियों में है कि ज़्यादा जो दोनों में, ज़्यादा एफ्लुएंट क्लास मोर। कैसे वो वेस्ट का कल्चर भी आ गया, कि मतलब मोबाइल की सिगरेट, वजह से जैसे जो हम हमको अपनी लाइन पता में, नहीं था। हाँ, हाँ, कि ज़्यादातर लोग हाँ। पीते हैं। अरे एक स्टाइल भी है। कैसे सर, एक गंदगी थी जो आप दिख रहे थे आजू बाजू में, एक गंदगी थी वो जो वेस्ट की थी जो आपको दिख नहीं रही थी, लेकिन मोबाइल के माध्यम से आपने सब देख लिया जो बाहर होता है, जो आपको नहीं पता चलना चाहिए। वो ब्रेन में ना वो विंडो ओपन हो जाती है माइंड में कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, वो भी करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो कैसे होता है, इट इज़ अ पीयर प्रेशर। एक जन डाउन है तो दूसरा बोलता है चल 2 बार जस्ट टेक अ स्मोक एंड मुझे तो फील फायदा हो नाइस। रहा है, तेरे को हाँ, मतलब अच्छा लगता है, छोड़। तो वो शुरू हो जाता है। एंड एज आई सेड, ये लड़कियों में शुरू हो जाना इज़ अ वेरी, हमारे समाज के लिए ये बहुत घातक है। तो आप क्या सलाह देती हैं उनको, कैसे समझाती हैं? सर, अभी मैंने सलाह के ऊपर, एज आई सेड, मैंने काम ही शुरू कर दिया है प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। कुछ साल इन्होंने अगर ले ली स्मोकिंग या ये सब चीज़ें, उसके बाद उनको नॉर्मल लाइफ में सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। इसलिए प्रिवेंशन के ऊपर ही मेरा ज़्यादा ध्यान है। अगर किसी को ट्रीटमेंट करना पड़े तो बहुत बुरा लगता है कि हमने इनको मिस कर दिया, इनको बहुत 4 साल पहले मिलते तो ये नौबत ही नहीं आती। तो अभी प्रिवेंशन में ही ज़्यादा काम चालू है, वही मेन सोल्यूशन है। बहुत चिंता का विषय है मुझे। बहुत, जैसे 10 साल पहले लड़के अभी न्यू स्मोक करेंगे, ड्रिंक मतलब करेंगे। स्मोक तो वाकई हाँ, में हाँ। उनके बच्चे को लेके हाँ। रिलेट कई प्रॉब्लम्स हाँ, हाँ। शुरू हो जाते हैं। तो उसमें होम्योपैथिक में है कोई ऐसा उपाय कि उससे वो बच्चे छूट जाए? हाँ सर, मैंने आपको केसेस एक्सप्लेन किए। देखो, अगर कोई डिप्रेशन में है और उनको आदत लगी है तो हम पहले ये करेंगे कि डिप्रेशन ठीक हो जाए। अभी इसमें चैलेंज ऐसा है कि बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस विड्रॉल सिम्टम्स भी है। सो डिप्रेशन तो ठीक हो जाता है, उनकी दवाई कम हो जाती है, लेकिन ये जो ये विड्रॉल के सिम्टम्स है फिर उनसे तकलीफ है। जैसे अगर डिप्रेशन के ठीक हो रहा है, दे आर गेटिंग बैक, वो मिक्स हो रहे हैं, दे आर गेटिंग बैक टू देयर करियर्स, लेकिन आज ये टाइम पे दारू पीने का टाइम है 10, वो अगर मिस हो गया तो इतना हेडेक होता है कि बिस्तर से बाहर नहीं निकलेंगे, उल्टी करना शुरू कर देंगे, वैसे भी उनकी लाइफ डिस्टर्ब ही रहती है। सो ये 2 चैलेंजेस आ गए अभी। एक तो मेन प्रॉब्लम को डील करना, अगर एक डिप्रेशन में है केस, जो कोई एडिक्शन सब्सटेंस में नहीं है, दे आर नॉट यूजिंग एनी एडिक्टिव सब्सटेंस, उनको ठीक करना हैज़ बिकम वेरी इजी। लेकिन जो एडिक्शंस भी, ये 2 प्रॉब्लम साथ में आ गए, जहाँ पे एक प्रॉब्लम था 2 आ गए, अब दोनों को अलग अलग डील करना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू, डिप्रेशन इज ईजियर टू मैनेज देन एडिक्शन। मतलब छोटे प्रॉब्लम के लिए जो सोल्यूशन ले लिया उससे और बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो गया। तो आप अपने यंग जनरेशन से क्या कहना चाहेंगे जरा? अगर आप कभी भी मुश्किल में हैं तो अपने घर के जो बड़े हैं उनसे बात कीजिए, अपने टीचर्स से बात कीजिए, वो आपको एक अच्छी सलाह देंगे। दारू और सिगरेट ये दिखते तो अच्छे हैं, लेकिन इनके सेवन से बहुत बड़े प्रॉब्लम आने वाले आपकी लाइफ में, इनसे आप दूर रहे। जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपके ख्वाब है, वो आप तभी पूरे कर सकते हो जब आप सही आदमी की सही टाइम पे सलाह लें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि मैम ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आप खुद अनुभव कर रही हैं। हाँ। क्योंकि आपके साथ आप जैसे बोलेंगे, अगर 10 लड़कियां हमारे पास हाँ। आती जिसमें 8
हाँ ऐसी निकल रही हाँ, तो बहुत हाँ, चिंता का विषय हाँ। है। लड़के कम हो गए लड़के, मतलब। हाँ लड़के तो अज्यूम थे फिर भी एक हाँ, उम्र में क्या कि चलो, कॉलेज में है कि चलो, हाँ, करते हो। लड़कियों क्योंकि हार्मोन प्रॉब्लम बढ़ गए तो हम जब पीछे से तो सबका केस लेते पता चलते सब दे आर ऑन टू एडिक्शंस। और ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन आदत इतनी पड़ गई है, अगर छोड़ते हैं तो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते, तो वो भी अटके हुए हैं, वो भी उलझन में है। पेरेंट्स को बोलेंगे तो पेरेंट्स डांटते हैं, इसलिए किसी को बोल भी नहीं बोल पाते। भी नहीं पाते, छुपाना ही छुपाना है। मैम, कोई ऐसा मंत्र या सिद्धांत जो आप अपने जीवन में अपनाती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा क्या है, ये सिद्धांत मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए फिक्स कर दिया है, ज़िंदगी के लिए। और उसमें जो सुकून मिलता है उसकी तो मैं उसका तो मैं वर्णन भी नहीं कर पाऊँगी। निस्वार्थ सेवा जो सुकून मिलता है और जो दुआ मिलती है वो आपकी ज़िंदगी को सफल बना देती है। तो ये सब विचार मुझे लगता है पिताजी से माताजी, ही आया, पिताजी सबसे आए, माता हाँ, पिताजी से आया, हाँ। क्योंकि बच्चे माँ बाप से ज्यादा सीखते हैं। सर हम वो टाइम में बड़े हुए जब हमारे घर में बुजुर्ग थे, पेरेंट्स थे, हम ये भगवत गीता, रामायण ये सब देख के बड़े हुए, तो समाज के प्रति एक आदर था, हमारी जिम्मेदारियों का एहसास था। और जब जैसा टाइम मिला, जैसे अपॉर्चुनिटी आई, हमने उसको मैक्सिमम यूज़ कर लिया। आज की जनरेशन को ये कंसेप्ट ही नहीं है कि समाज भी हमारा ही है, ये प्रॉब्लम है। मैम, आपकी इतनी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी जर्नी है, अगर मैं बोलूँ एक वाक्य में आप कुछ बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? एक वाक्य तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल आई थिंक आप सही इंटेंशन से और अच्छे काम करके अगर ज़िंदगी बिता रहे तो आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, पाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। क्या बात। यू लिव योर लाइफ विद द राइट इंटेंशंस एंड दैट्स इट। मैम, यस, आप तो समाज सेवा भी कर रही हैं, हाँ। अच्छी डॉक्टर भी हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना कि एक कभी मन में आया आपके कि हम पॉलिटिक्स की तरफ, चूँकि आप आरएसएस में थी, हाँ। तो कुछ कभी मन में आया कि मैं पॉलिटिक्स में भी फ्यूचर में जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपने जो आरएसएस की बात की, आरएसएस ये समाज का ऐसा हिस्सा है जो समाज बदलने के लिए और सुधारने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहा है, और मैं भी वही प्रयत्न कर रही हूँ। इसलिए मेरे जो पेशेंट्स थे जो आरएस के साथ एसोसिएटेड थे, मैंने उनके रिक्वेस्ट करके मैंने ज्वाइन किया आरएसएस। एंड जो मुझे लगता है कि मुझे समाज में ये योगदान देना है, वो उसके माध्यम से मैं दे रही हूँ। मेरा इतना ही कॉन्टैक्ट है, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप अच्छा काम करेंगे। काम तो मैं कर रही हूँ विदाउट पॉलिटिक्स। क्या बात है, क्या बात है। और आपको मुख्यमंत्री जी अवार्ड भी दी, जरा कुछ उसके बारे में बताइए। सर मेरे जो दोनों बुक्स थे उनका जो इनॉग्रेशन है वो फडणवीस जी ने ही किया है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे जैसे यंग डॉक्टर्स को इतना इनक्रेज कर रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल। क्या बात है। तो कभी आप इतना अच्छी राइटर, आप लिखती भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हाँ। तो कुछ पॉलिटिक्स आया नहीं कि मैडम कल को आपको पॉलिटिक्स में भी जाना है? नहीं, बहुत लोगों की इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ सर, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि पेशेंट देखूँ, किताब लिखूँ, समाज सेवा करूँ कि पॉलिटिक्स करूँ। मम्मी पापा क्या चाहते हैं? पापा चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आगे जाओ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में जाके भी समाज सेवा करना है। हाँ। और मैं ऐसे ही कर ही रही हूँ। मैम, हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, कुछ हमारे दर्शकों को आप कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आज मैं समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। हमें बस ये समझना है कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, हम बुद्धिजीवी है, हम यहाँ कुछ करने के लिए आए, कुछ देने के लिए आए। तो बहुत कम उम्र से अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि जब वो बड़े हो तब आपका भी नाम रोशन करे और समाज को एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे। धन्यवाद। मैम, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, दर्शकों को भी फ़ायदा होगा। और मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को दिखाइए, बोलिए कि कितनी अच्छी बातचीत हुई, कि होम्योपैथिक के बारे में लोगों का जो विचार है, मुझे लगता है कि अच्छा तो है, लेकिन कहीं न कहीं लोग थोड़ा सा जागरूक नहीं हो रहे। हाँ। जो हमारी बातचीत हुई होम्योपैथिक दवा को लेकर, होम्योपैथिक के बारे में, मरीज के बारे में बहुत सार्थक बातचीत हुई, उसके लिए मैम आपको धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसी तरीके से आपको मिलाऊंगा। तब तक के लिए